अदरवाइज यस, वीडियो ऑन तो कंपलसरी है विदाउट Yes. एनी डाउट। चलो मेरे को ये बताओ किसका फिर से अटेम्प्ट है, मतलब कभी जीवन में पहले अटेम्प्ट दिया है डीटी का? Yes, मैंने दिया है। यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी ना? Yes, दिक्कत नहीं है yes. ना कि फुल Yes, इंग्लिश चाहिए? ठीक है, तो राम यू हैव गिवन अटेम्प्ट पहले दिया है, क्या मार्क्स थे? बिल्कुल फ्रैंक। मैडम यही अटेम्प्ट दी। यही दिया, अभी वेटेड है तो यू नो कि डाइसी है, दैट्स व्हाई यू Yes, आर हियर। yes. तो सिर्फ डीटी गया कि और भी ऐसे एसईएमपी इलेक्टिव आईडीटी उसमें भी गया? ऐसा लग रहा है कि नहीं? डीटी का लग रहा है। Yes. डीटी का, जो डीटी में न्यू एडजस्टमेंट्स थे, वाज इट द रीजन? No, actually, I am not able to complete my whole syllabus before the exam. ओके ठीक है, तो कितना किया था तुमने तुम्हारे अकॉर्डिंग? मैंने इंटरनेशनल टेक्स्ट किया था, पीजीपीपी किया था और छोटे छोटे चैप्टर्स किए थे, बट यस लास्ट में जाके नहीं याद आया कुछ वहाँ पे, या मतलब नहीं आया क्योंकि पहले कभी इनफ, रिवीजन नहीं किया हाँ था? इनफ नहीं किया था पढ़ा, नंबर ऑफ रिवीजन कम हुई थी। नंबर ऑफ रिवीजन कम हुई थी, ठीक है। आयुष तुम्हारा क्या? आई मीन हाँ आयुष इधर, हाँ ऑडिबल आयुष? Yes, ma'am. My name is Piyush. नहीं, आयुष ऑल्सो सेड कि मेरा अटेम्प्ट है एक और बार, तो आई जस्ट तो मैम आप आई थिंक मुस्लिम फ्रेंड में आकाश होंगे। ओके आकाश, ओके ठीक है आकाश। हाँ पीयूष तुम्हारा है फिर से अटेम्प्ट? No, ma'am. This is my first attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट। For this unit. क्लासेस एक बार कंप्लीट की हुई है या फिर एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है? I'm fresh. ठीक है, या आयुष? sorry, ma'am. नहीं, yes, आकाश। थोड़ा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है, तुम नहीं, समझ जाओ आयुष बोला मतलब आकाश है अभी के लिए, ठीक है। यस आकाश। मैंने दिया मैम, प्रीवियस अटेम्प्ट किए हुए हैं मैंने। तो उसमें किस में जा रहा है बार बार? और मैं ग्रुप 2 में तो डीटी में रहता था। डीटी, डीटी में दिक्कत क्या आती है? इज इट अ फोबिया या फिर लास्ट में वो 1.5 डेज ही बड़ा लगता है बहुत कि नहीं हो पा रहा? एक तो मैं 1.5 डेज वाला है कि मतलब एक डीटी का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड लगता है कि हो ही नहीं पाता लास्ट पे, और ना करते हुए भी ए कैटेगरी के टॉपिक हो पाते हैं, बी और सी पे तो पॉसिबल बात है। ओके तो चलो, चारुल का तो मुझे पूरा पता है बिकॉज यू वर हैव बीन मेंटरिंग की स्टूडेंट, ठीक है। बट आईडीटी अच्छा गया ना? यस चारुल, गुड मॉर्निंग। आईडीटी अच्छा गया ना? हाँ, आईडीटी वाज गुड, इक्वल लॉ वाज वेरी गुड। बस एसएमपी और डीटी तो फिर प्रिपेयर किया ही नहीं था, एंड डीटी में ओनली फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत हुआ, बाकी रेस्ट ऑफ द पेपर पूरा ऊपर से गया। ठीक है कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले ना लेट मी टेल यू अबाउट द क्लासेस। इट इज नॉट जस्ट कि अभी पढ़ने का है ना तो तुम भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ा सकती हूँ, सब हो जाएगा। बट द थिंग इज जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ इफ यू लर्न विथ मी, cumulative revision would be incorporated in class, yes. Test series would be in class, yes. But instead of that, what you have to do, every day I will give you only 30 minutes का एक recall session. मतलब that would be your target कि 30 minutes में suppose आज मैंने just an example, today suppose I have completed transfer pricing आज की date पे, that is 1st June. Now on 14th of June I want you to do the cumulative revision. मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया, टुडे इन 30 मिनट्स आई वांट एसोसिएट एंटरप्राइज का तुम क्या करो, रिवीजन करके रखो, ओनली द डेफिनेशन। अब मैम रिवीजन का तरीका क्या होता है? नाउ व्हेन यू से ना कि मैम 1.5 डेज में आई एम अनेबल टू कंप्लीट द रिवीजन, द रीजन इज आप लोग रिवीजन क्या करते हो, रीडिंग। सपोज मैंने एसोसिएट एंटरप्राइज आज कंप्लीट कर लिया, अब मुझे एसोसिएट एंटरप्राइज का रिवीजन करना है, तो तुम रिवीजन में री रीडिंग करते हो। अब री रीडिंग का मतलब क्या, ये उठाई वापस से बुक और पढ़ने बैठ गए। सेक्शन 92A इज एसोसिएट एंटरप्राइज, इसमें क्या था, 26% ऑफ मोर ऑफ द वोटिंग पावर किसका था, वन एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का लेते, बस हिलते डुलते ये करते रहते हो, दैट इज री रीडिंग। आर यू गेटिंग? तुम क्या कर रहे हो, री रीडिंग कर रहे हो। तो मैम रीडिंग नहीं करना है तो क्या करना है, 15 दिन के बाद तुम क्या करो,
92A में क्या याद किया था? कुछ तो था वोटिंग पावर का, Something went कुछ wrong. था Please try बोरोविंग again. का, कुछ था मेरा लोन का. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, याद करने की कोशिश, रिकॉल कर लो कि क्या क्या पढ़ के रखा था. किसी भी तरह से याद नहीं आ रहा. वो बोरोविंग वाला कितना था, 10% था या 15% था? दैट मीन्स दैट इज वेयर योर ब्रेन हैज फॉरगॉटन. तुम्हें पता चल जाना चाहिए वो चीज भूल गया मेरा दिमाग, उसी को तो याद करोगे, उसी को तो फोकस करोगे. आर यू गेटिंग दैट? समझ में आया? तो रिकॉल का मतलब क्या होता है? जो याद है वो तो याद है. तुमको तब भी याद था 92A एसोसिएट एंटरप्राइज होता है. तुम्हें तब भी याद था 92B इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है. तुम्हें तब भी पता था 2 और मोर नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन रेसिडेंट होना चाहिए इसके लिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए. तो भूले क्या? भूले ये कि मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन से पे होना चाहिए. क्या था आर्मलेंथ प्राइस. तो जो चीज भूल रहे हो वो फोकस करना होती है. आर यू गेटिंग? तो एक ही चीज है, whenever I will give you कि आज का रिकॉल सेक्शन है, तो रिकॉल में 30 मिनट्स आई विल गिव यू कि तुम्हें आज 30 मिनट्स में सिर्फ वो चीज रिकॉल करना है. रिकॉल बिना देखे करोगे, बुक बंद करके करोगे, फिर याद नहीं आ रहा है, अब बुक खोलो और उन चीजों को हाईलाइट कर लो या मार्क आउट कर लो कि ये रही वो चीजें जो ये क्या कर रहा है, भूल रहा है. अब उसको वहीं बाय हार्ट लर्न करो. उसी वक्त बाय हार्ट तुमको क्या करना होता है, वहीं के वहीं चीजों को लर्न करना होता है. अब क्या हो गया, दूसरी बार लर्न कर लिया उसको, फिर कभी मैं क्या करूंगी, मैं रिविजन कराऊंगी या मैं ऑडियो नोट्स दूंगी या फिर मैं बोलूंगी फिर से रिवाइज करो, फिर बैठ के याद करना. 92 है, ये सब याद आ गया, बस वो एक पॉइंट कुछ याद नहीं आ रहा, वो एक पॉइंट पता चल जाएगा कि फिर वही वीक सेक्शन है हमारा. मतलब माई ब्रेन इज गेटिंग इन टू सॉर्टिंग पॉइंट. वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भूल क्या रही हूँ. आर यू गेटिंग? मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं भूल क्या रही हूँ, और जो भूल रही हूँ उसी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना पड़ता है. इसे बोलते हैं रिकॉल, इसको बोलते हैं रिवीजन. रिवीजन का मतलब कभी भी पेपर उठा के या बुक उठा के वापस रीडिंग करना नहीं होता है, क्योंकि देख के सब कुछ याद आता है. गॉट दैट? तो सबसे पहली चीज हमारे लिए स्टडी पैटर्न में जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, हम लोग कभी भी रिवीजन देख के नहीं करेंगे. पहली चीज, हम हमेशा क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे. ठीक है. अब एक चीज मैं और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तुम लोग के लिए, जो तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए. अब वो क्या है, जस्ट हैव अ लुक हियर. ये तो मेरा भी पेपर पैटर्न है. अब ये है पेपर पैटर्न. इसको बताने से पहले ना मुझे तुम्हें कुछ और बताना है कि एक और तरीका, जब तुम लर्निंग करोगे तो लर्निंग भी कैसे होगी, एंड दैट यू हैव टू इन एनी केस अप्लाई. फर्स्ट 2 चैप्टर्स में लगेगा मैम इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट आई बेट यू एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग द अश्योरिटी कि जब तुम 3rd चैप्टर पे आओगे ना, ये तुम्हारे लिए एक नॉर्मल चीज हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर वन थिंग. क्या चीज ध्यान रखना है, वॉट एवर टाइम यू आर गिविंग इन क्लास वो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहनत है. इतना ज्यादा तुम फोकस से पढ़ो कि तुम्हें क्लास में ही चीजें लर्न होनी चाहिए. कम से कम 50% तो क्लास में ही लर्न होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम. तुम क्या कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. और जब मैं मेरा टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे उससे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए. मैं नहीं बोलती कि क्या करो तुम्हारा 100% लर्न होना चाहिए, वो नहीं होगा पॉसिबल, बट क्या मैं कम से कम 50% लर्न करने के एफर्ट्स तो कर सकती हूँ, अलर्ट रह के कि क्या बोला जा रहा है. क्योंकि मेरा फोकस पूरी क्लास में पता है क्या होने वाला है, टू मेक यू लर्न कीवर्ड. और वही चीज इंस्टीट्यूट जब भी कॉपी चेक करता है ना, कॉपी चेक करते वक्त उनके पास हाईलाइटेड होते हैं कीवर्ड्स, और जिस स्टूडेंट की कॉपी में वो कीवर्ड्स नहीं होते उसके मार्क्स कम होते हैं. तो व्हाट वी शुड लर्न, पहली चीज वी शुड लर्न कीवर्ड्स. क्लास में मेरा फोकस पूरी तरह से कीवर्ड्स पे होगा और तुमको कीवर्ड्स ही मेरे साथ लर्न करने, तो वही तो हो गया 50%. बाकी लैंग्वेज हम बनाना सीखेंगे लेकिन 50% यहीं पे लर्न होना चाहिए. ठीक है मैम, ये हो गया. सेकेंड, फिर हमको क्या करना होगा, जब मैं किसी टॉपिक को कंप्लीट करवा दूं या किसी चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवा दिया, तुम्हारा एक ही काम होगा, हाईलाइट. मतलब हम नोट्स नहीं बनाएंगे. स्पेसिफिकली मैं उन स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ, देखो धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ते भी जाएंगे और कुछ कुछ ऐसे होंगे जो लाइफ से जी ड्राइव में भी कन्वर्ट हो जाते हैं. ये मेरा पूरा पुराना एक्सपीरियंस है. ठीक है.
तो यहाँ पे हाईलाइट में क्या करना होता है, तुम बस समझो कि मैंने कोई चीज तुम्हें समझा दी। दो चीजें होती है, या तो तुम लिखो उसको, फिर से नोट मेकिंग कर रहे हैं तो नोट मेकिंग जो चीज ऑलरेडी बुक में लिख के रखी है उसकी फिर से नोट मेकिंग में देख देख के कर रहे हो, तो मतलब क्या है? इज इट अ वेस्ट ऑफ टाइम? आई वुड से यस, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम क्या करें, आपको स्पेसिफिक जो मेरे साथ कीवर्ड्स लर्न किए ना यहाँ पे तुमने, ये कीवर्ड्स को क्या करना है, मैं टाइमर दूंगी तुमको कि विद इन 20 मिनट्स इस चैप्टर के कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो। तुम्हें क्या करना है, वो कीवर्ड्स हाईलाइट करने। उससे पता है क्या होगा, फिर से एक रिकॉल होगा तुम्हारा कि तुमने क्या किया, वो सारे कीवर्ड्स के थ्रू रिवीजन करते करते क्या कर दिया, हाईलाइटिंग कर दी। अब जब भी तुम्हें बोलूंगी कि रिकॉल करना है, तुमने खुद से याद करने की कोशिश की, जो याद नहीं आया तुम्हें पता है हाईलाइटिंग कहाँ है, मतलब तुम्हें डायरेक्ट फोकस हाईलाइट्स पे करना है, और वो आइट साइड में लिखी हुई लैंग्वेज पे नहीं करना। तो ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या बन गया, एक समरी तो यहीं पे रेडी हो गई इन फॉर्म ऑफ हाईलाइट्स। ठीक है, अब कई जगह क्या होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, रिकॉल सेक्शन एक दो नहीं होने वाले। मल्टीपल रिवीजन का मतलब होता है अलग अलग तरह से रिवीजन करना। एक मैंने बोला रिकॉल करो, एक मैं बोलूंगी रिकॉल थ्रू स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग मतलब ऐसे रफली नहीं लिखते हम, AE एसोसिएट एंटरप्राइज 92A, मतलब एक हाथ चलता रहता है मेरा, बस पूरा पूरा मैं क्या लिख रही हूँ, क्या पूरी सेंटेंस में सेंटेंस नहीं लिख रही, बस मेरा हाथ चल रहा है, जिससे मैं ऐसे पेपर लेके बैठी हूँ याद करे 92A है, 92A में 26% था, इधर 10% था, इसमें बोरोइंग था, ये क्या चल रहा है, लिखने वाला भी एक रिवीजन। अगर आपको ना कीवर्ड लिखने की आदत होती है ना, तो एग्जाम में वो कीवर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि लिखूं क्या। अब मैं, जिन्होंने एग्जाम दी होगी, ऐसा हुआ है कि पता है आंसर, पर स्टार्ट कहाँ से करना है वो होता ही नहीं है, कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, मैं लिखूं कैसे। जब तुमने एक चीज सीधी बताओ, IPL जब ये लोग खेलने गए थे, अगर बिना प्रैक्टिस के जाते तो जीत जाते क्या? वो सिंपल चीज है। अगर आपको एग्जाम में चाहिए कि माई प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड, तो वेयर इज योर एफर्ट्स फॉर दैट? एटलीस्ट यू शुड डू द एफर्ट्स इन रिलेशन टू कीवर्ड्स। कम से कम कीवर्ड्स में तो वो अपने एफर्ट्स कर लेते, पहली चीज। अब तुमको मैं जो एनालिसिस बता रही हूँ ना, आज की क्लास में ज्यादा पढ़ना नहीं होगा, बट द फर्स्ट क्लास इज फॉर एन आई ओपनिंग सेशन। पहला हो गया कि वी नेवर यूज टू लर्न प्रॉपरली द कीवर्ड्स, ठीक है। दूसरा होता है, हम मान लेते हैं कि अब हम प्रोफेशनल फील्ड में, तो एक बार पढ़ लिया मेरे को समझ में आ गया। और 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में जब तुम एग्जाम देते थे ना, प्रॉपरली लर्न करते थे, अपने आप को एक्चुअल में बच्चा मान के चीजें लर्न करते थे कि नहीं भाई मेरी एग्जाम है। तुम्हें नहीं लगता प्रोफेशनल वाली एग्जाम में ज्यादा अपने आप को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे अच्छे से फोकस करना चाहिए? तुमने 9th-10th में तो बहुत फोकस कर करके पढ़ लिया, और जब सच में अब एग्जाम ऐसी है जिसमें बहुत फोकस करना है, तो वी आर लाइक आज मुझे समझ में आ गया, अब ये पूरा के पूरा कोर्स हो जाएगा, एग्जाम टाइम पे हम रिवीजन करने बैठेंगे। दिस इज अ साइंटिफिक थिंग। आपका दिमाग में अभी जितनी चीजें बोल रहे हो, तुम अभी के अभी पूरा की पूरा रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे मुझे। तुम सिर्फ कितना बोल पाओगे कि मैम आपने लगभग क्रक्स ये बोला है कि रिकॉल कैसे करना चाहिए, और आप क्लास में 50% कीवर्ड्स लर्न कराओगे। इससे ज्यादा तुम दो चार वर्ड्स और बोल पाओगे कि मैंने अभी तक के 20 मिनट में क्या बोला। तो हाउ कुड यू इमेजिन कि जो चीज तुम पहले लर्न कर रहे हो और एग्जाम में 1.5 दिन में तुम्हें एकदम से याद आ जाएगी, या फिर जब रिवीजन करोगे सब एकदम से याद आएगा। जो अभी याद किया उसको भूलने मत देना। और ये DT ही नहीं, IDT या फिर फर्स्ट ग्रुप, किसी भी सब्जेक्ट में यही हाल है कि जो चीज तुम अभी कर रहे हो, तुम उसे किसी कीमत पे भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मैम May 23 का पेपर पैटर्न कैसा था? May 23 का पेपर पैटर्न ऐसा था कि C कैटेगरी उनके लिए A कैटेगरी थी। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की भी बात करूँ ना, तो C कैटेगरी वॉज A कैटेगरी फॉर देम। इसीलिए मैंने जितने भी वीडियोस मेरे पुराने देख लेना, मैंने हमेशा बोला है जब भी इनको पेपर टफ करना है, इनको एक ही चीज दिखती है जो बच्चा छोड़ के जाता है। तो बच्चा छोड़ छोड़ के क्या जाता है? C कैटेगरी। तो पहली चीज रिकॉल कैसे करना बताया मैंने। दूसरा कीवर्ड्स को लर्न करना है। थर्ड, कीवर्ड लर्न करके आई विल बी गिविंग यू टारगेट कि आज हाईलाइटिंग करनी है, या फिर आज स्क्रैम्बल के थ्रू तुमको क्या करना है, रिकॉल करना है। एंड अभी मैंने एक लास्ट चीज क्या बोली, बताओ अभी क्या बोला मैंने, बोलो। सी कैटेगरी पे फोकस करना है। सी कैटेगरी पे ओवरऑल फोकस करना है।
अब मैम डीटी बहुत वास्ट लगता है, डीटी क्या सच में वास्ट है? सीए इंटर में तुमने डिडक्शन पढ़ा है, सीए इंटर में तुमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ा है, सैलरी पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है। क्या मुझे इन सब चीजों पे बहुत फोकस देना है? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो गलत, ये नहीं पूछने वाले वो। अब हम डिडक्शन है, डिडक्शन में एटीसी और एटीडी, तुम्हें इन दो डिडक्शन के अलावा पूरी बुक जब तुम क्वेश्चन बैंक भी देखोगे ना, और कोई डिडक्शन पे फोकस नहीं करते वो। राम एक मिनट, हाँ। तो वो और किसी डिडक्शन पे फोकस नहीं करते, पर क्या मैम करेंगे ही नहीं? करना जरूर है, बट मुझे पता होना चाहिए कि फोकस कहाँ करना है। मुझे पता है कि रिपीटेडली क्वेश्चन में एटीसी यूज होता है, रिपीटेडली क्वेश्चन में एटीडी की प्रोबेबिलिटीज लेते हैं वो, तो वो है जिसे मुझे वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए एक एक चीज, क्योंकि उस पे ही वो प्रोबेबिलिटीज बनाते हैं। बट बाकी के सिर्फ मुझे पता होना चाहिए इस पे एप्लीकेबल है, वो उस पे एप्लीकेबल है, वो इस पे एप्लीकेबल है। नो नो, देयर इज नो बैकग्राउंड नॉइज राम। इतनी भी समझ में? Yes, ma'am. फिर अब जैसे कि मैंने बोला कि मैम डीटी बहुत वाइड है क्या, अब मेरी बात सुनो, तुम्हें समझ में आएगा कि डीटी, मैं 4 पेपर ही दिखा रही हूँ तुमको, जिसको बोलते हैं ना, मैं बार बार किसी भी वीडियो में बोलती हूँ कि यू हैव टू एनालाइज द पेपर पैटर्न। पेपर का पैटर्न जब तुम एनालाइज करोगे यू विल फाइंड, ले दे के तो 4 ही टॉपिक्स हैं जिनके लिए ये क्या है, ये लोग पूछते हैं। अब देखो, सबसे पहले व्हाट आई हैव पिक्ड, ये रहा मेरा सबसे पहला, ये मेरा मई 2019। अभी मैं टॉपिक वाइज जा रही हूँ, मैं एकदम इन डिटेल क्वेश्चंस पे अभी नहीं जा रही। कैन आई से दिस इज इंटरनेशनल टैक्सेशन टॉपिक नंबर 1? कैन आई से दिस इज वेरियस एंटिटी टॉपिक नंबर 2? कैन आई से दिस इज असेसमेंट प्रोसीजर टॉपिक नंबर 3 एंड टीडीएस टीसीएस टॉपिक नंबर 4? एक बार इसकी टोटलिंग करके बताओ मुझे। 70 मार्क्स। 70? फिर से देखो, इंटरनेशनल टैक्सेशन, वेरियस एंटिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, टीडीएस टीसीएस, मार्क्स बोलो। 76 पार्डन? 76 73? 6. 76? नियर अबाउट में बोलूं, मिनिमम तो बोल दो 70, है ना? और आगे चलते हैं। अब ये हो गया मेरे नवंबर के पेपर और ये जनवरी का पेपर। फिर आते हैं इंटरनेशनल, वेरियस एंटिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, टीडीएस टीसीएस। इंटरनेशनल, वेरियस एंटिटी, असेसमेंट प्रोसीजर, टीडीएस टीसीएस, करो जल्दी से टोटल। नियर अबाउट, 70 मैक्सिमम नहीं बोल जाती मैं, पूरा ढंग से टोटल भी नहीं करते, तो 70 तो यहीं पे है। ये 4 टॉपिक, ओनली दिस 4 टॉपिक्स, और ये एक एक यहाँ पे ना लिखा हुआ है, ये कौन से टॉपिक से है, ये सब यहाँ पे लिख के रखा है एक एक चीज। तो दैट मीन्स एनी हाउ मैंने कुछ नहीं किया हो और मैंने ढंग से ये 4 टॉपिक भी किए हो, तो वाई कांट आई अश्योर माई सेल्फ कि एटलीस्ट आई विल गेट आई विल गेट 50, कम से कम 50। तो सबसे पहले क्या करना होता है ना, यू हैव टू जॉट डाउन योर ब्रेन, कि इतना फैला हुआ भी नहीं। जब हम इंटर वाले सैलरी पे फोकस कर रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पे, डिडक्शन पे, उनको फोकस करने से पहले पेपर तो देख लो, उसमें उसकी कोई जगह नहीं है। मैम इसके अलावा फिर क्या आएगा, टैक्स प्लानिंग वाला चैप्टर आता है, गार वाला चैप्टर आता है, अमेंडमेंट्स आएंगे, कैपिटल गेन आएगा, तो 4 चैप्टर तो ये हो गए। और तो तुम्हारा वो डिडक्शन और वो सारे पुरानी चीजें जो इंटर में करके आए थे, उसका स्कोप बचा कहाँ? आर यू गेटिंग? तो सबसे पहले तो अपने आप को ये समझा लो, दिस आर द 4 टॉपिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पे एक बार ग्रिप आ गई तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारी ग्रिप कहाँ आ जाएगी, डीटी पे। क्या डीटी हमेशा टफ होता है? डीटी में नए एडजस्टमेंट हमेशा होते हैं, हमेशा मतलब ऑलवेज, कभी ऐसा नहीं होगा कि डीटी ऐसा मिल गया कि वाह ये मेरा पेपर है। तो ये हमेशा प्रिपेयर्ड रहो कि डीटी आज भी वैसा आया है, अगले अटेम्प्ट में भी वैसा आएगा, क्योंकि डीटी में प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करने के चांसेस बहुत होते हैं। और तुम्हें एक आई ओपनिंग बताऊं, आईडीटी ज्यादा डिटेल्ड है डीटी से भी,
पर आईडीटी में ये लोग ज्यादा प्रोबेबिलिटीज खेलते नहीं है, इसीलिए आईडीटी इज गुड फॉर स्कोरिंग एग्जामिशन एज कंपेयर टू डीटी। क्या इतने तक में कोई डाउट है? तो कैन ये दिस आई विल बी शेयरिंग। तो क्या इतना समझ में आया कि मुझे पेपर पैटर्न एटलीस्ट पता होना चाहिए कि पूछते कहाँ से? अब मैम पेपर पैटर्न हो गया, क्या पेपर पोजीशन भी कुछ होता है? क्योंकि कहीं कहीं पे आप बोलते हो कि क्वेश्चन की पोजीशन, क्वेश्चन के पोजीशन के बारे में भी मैं कई बार बोलती हूँ कि यू शुड नो द पोजीशन ऑफ द क्वेश्चन। और ये सब चीजें ना 5-6 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज करके आइए, कहीं से नहीं। आई हैव टू सिट और मुझे देखना पड़ता है कि सच में ये चेंज तो नहीं कर रहे कुछ। अब इफ आई कम टू क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे जिसको बोलते डरावना लगता है कि ये तो हमसे सॉल्व ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है, तो मैं तुम्हें बताऊं 95% क्वेश्चन नंबर 1 होता है डोमेस्टिक कंपनी का ही। 95% क्वेश्चन नंबर 1 डोमेस्टिक कंपनी, उसमें पीजीबीपी के एडजस्टमेंट होते हैं और लास्ट में एक सुंदर सी लाइन लिखी होती है सेक्शन 115 BAA ऑप्टेड और नॉट ऑप्टेड। और ये तुम नहीं यकीन आता ना, 5 पेपर उठा के देख लो। क्यों? क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं पूछने के लिए। मैम 95% आपने बोला है, तो व्हाट अबाउट द 5% एलएलपी? अगर ये नहीं होगा तो फिर वो देंगे क्वेश्चन किसके रिलेशन में? एलएलपी के रिलेशन में। तो एक बार इसको भी अपन है ना क्लैरिफाई करते हैं, ऐसा है क्या? देखो, फर्स्ट इज रिलेटेड टू कंपनी, ठीक है। इसमें किसके एडजस्टमेंट है? कंपनी के एडजस्टमेंट, पीजीबीपी एडजस्टमेंट। मतलब हमेशा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 किसका मिलेगा? असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी, जिसमें कंपनी है और कंपनी के साथ क्या जुड़ा होगा? पीजीबीपी का एडजस्टमेंट। मैम व्हाई आई शुड नो ऑल दिस डिटेल? वो जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसी के लिए काम आता है कि मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 2 चैरिटेबल ट्रस्ट है, मेरा स्ट्रॉन्ग चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 या 4 पे चेक कर लूं कि कहीं वही तो नहीं है। आर यू गेटिंग? यू शुड बी सो प्लान्ड। इसी को मेंटरिंग बोलते हैं। आपको ये प्लानिंग होनी चाहिए कि 1 पे ये मिलेगा, 2 पे ये मिलेगा, 3 पे ये मिलेगा। थोड़े से फ्लिपिंग हो सकती है और मुझे पता तो है कि टॉपिक कौन से होंगे। तो ये हो गया मेरा 19 का क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी का पीजीबीपी एडजस्टमेंट। नहीं हमको यकीन नहीं होता। फिर से आ जाओ, अब हम आते हैं फिर से नवंबर पे, कंपनी पीजीबीपी एडजस्टमेंट। फॉरेन कंपनी तो दे ही नहीं सकते ये, क्योंकि फॉरेन कंपनी देंगे तो बाकी के एडजस्टमेंट क्या देंगे? वो तो नॉन रेसिडेंट बना रहे उसको। फिर से कंपनी एंड पीजीबीपी एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी भी यकीन नहीं हो रहा, और दिखाओ। मैम ये क्या है? कंपनी, और यहाँ पे सारे कंपनी में किसके हैं? बिजनेस इनकम देके रखी, मतलब वही पीजीबीपी एडजस्टमेंट। मैम और दिखाओ, ये क्या हो गया? जनवरी का, अगेन कंपनी, और फिर उसकी टोटल इनकम वगैरह निकालनी है, तो यहाँ पे भी क्या था? पीजीबीपी एडजस्टमेंट। तो क्या 4 एक पेपर से समझ में आ रहा है तुमको? ले देखे क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज अबाउट असेसमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग पीजीबीपी के एडजस्टमेंट। अब इसका चलो, अभी थोड़ा सा यकीन हुआ ही था। मैम और कुछ आता है क्या पेपर में? और भी आता है ना, रुको। जैसे मैंने बोला टीडीएस टीसीएस ऑलवेज 8 मार्क, एक अटेम्प्ट था जिसमें इसको 4 मार्क्स का पूछा था। मैम टीडीएस टीसीएस हमें कहाँ मिलेगा? ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, जनरली क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट टीडीएस टीसीएस जनरली। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मैम क्या दिखा? टीडीएस टीसीएस। मैम क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे अटेम्प्ट में क्या दिखा? टीडीएस टीसीएस। क्या आप हमको क्वेश्चन की पोजीशन समझाने की कोशिश कर रहे हो कि कई बार तो क्वेश्चन की पोजीशन भी डीटी में चेंज नहीं होती? और देखते हैं ना मैम, कभी कभार तो फ्लिप फ्लॉप होगा, हाँ कभी कभार जरूर फ्लिप फ्लॉप होगा, उसमें कुछ नहीं है, बट जनरली नहीं होता। मैम ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 टीडीएस टीसीएस। मैम ये क्या है? फिर से क्वेश्चन नंबर 4 टीडीएस टीसीएस। क्या समझ पाए तुम कि चीजें चेंज नहीं करते हैं? ये जनरली चीजें चेंज नहीं होती। और कुछ समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हो। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2 के बी में अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन दिया है, पूरे पेपर में जब भी बी होगा ना, वो इंटरनेशनल टैक्सेशन ही होता है 80%। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का बी चला गया इंटरनेशनल, तो यहाँ पे भी देखें मैम, फिर से देखो, लास्ट वाला जो भी क्वेश्चन होगा ना, बी होगा या सी होगा, वो क्या रहता है? इंटरनेशनल। मैम और दिखाओ, ये देखो ना, बी इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये मुझे क्यों पता चल रहा है? क्योंकि मेरे को एक पैटर्न पता है।
मैम इस पैटर्न की इम्पोर्टेंस क्या है? दैट 15 मिनट्स जो हम यूज नहीं कर पाते, ये वही 15 मिनट्स हैं। मैम अगर मैंने 15 मिनट्स यूज नहीं किए तो क्या ही हो जाएगा? अगर 15 मिनट्स में तुम रीडिंग नहीं कर रहे ढंग से, तुम क्या करोगे? 2 to 5 के टाइम में फिर रीडिंग करोगे उन चीजों की, और 2 to 5 का टाइम मेरा लिखने के लिए होता है। समझ लेते, सपोज अब ये कैलकुलेशन भी कर लेते अपन कि मैम रीडिंग, ओवरऑल पेपर रीडिंग में मान लो कि 2 to 5 के टाइम में मेरे को सिर्फ 10 मिनट लगते, बहुत मिनिमम ले लिया अपन ने। तुम्हें भी लगता है कि सिर्फ रीडिंग में तुम 10 मिनट्स लगाओगे पूरे पेपर का? नहीं होगा, बस ठीक है, अभी के लिए बहुत मिनिमम जाते हैं। मैम हम मानते हैं कि ओवरऑल पेपर हम सिर्फ 10 मिनट्स में रीड कर लेंगे और समझ भी लेंगे, इतना मतलब एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलेगा, अपन ऑप्टिमिस्टिक हो गए। तो 10 मिनट्स रीडिंग हो गया, ठीक है। चलो मैम 5 मिनट ले लो ना, हम सोचेंगे, ठीक है। 15 मिनट्स टोटल ले लिए मैंने कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज 15 मिनट्स, चलेगा। एमसीक्यू भी तो है मैम, एमसीक्यू की भी तो रीडिंग करनी है हमने बैठ के, पूरे एमसीक्यूज में भी कम से कम 10 मिनट तो सारे एमसीक्यू रीडिंग में लगाओगे ना। तो मैम ये क्या हो गया? 15 + 10 25 मिनट्स हमारे पास चले गए। वो लिखना वाला जो टाइम था ना मेरा, 25 मिनट्स तो ऐसे ही चलेगा। तो मतलब ले दे के यू डू नॉट हैव 3 आवर्स टू राइट द पेपर, मिनिमम 3 घंटे है ही नहीं अपने पास। कितना हुआ अभी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, जब हम इतना ऑप्टिमिस्टिक हैं? 2 आवर्स 30 मिनट। कितने हो गए? 2 आवर्स 30 मिनट्स है तुम्हारे लिखने के लिए। मैम समझो क्या समझा रहे हो। हर पेपर में 20 मार्क्स का छूट गया, होता है ना। 100 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट नहीं होता, हर पेपर में 20 मार्क्स छोड़ के आ गए। अब क्या? अगर हर पेपर में 20 मार्क्स छोड़ के आए हो, मतलब 80 मार्क्स तो तुमको आने नहीं वाले ओवरऑल ग्रुप में। तो मतलब तुम पास कितने में से हो गए? 320 में से, 400 में से पास नहीं हो रहे हो। तो वो 80 मार्क्स बचाने की नहीं। तो दैट इज द रीजन, ये जो है ना शुरू से चलना चाहिए। क्या मैम एक ही आंसर लिख के देखेंगे? नहीं, कीवर्ड्स तो लिख लो, जिससे उस वक्त मेरे दिमाग को ये सोचना नहीं पड़े कि अब स्टार्ट कैसे करूं। स्टार्ट करने के बाद अरे ये नहीं लिखना था, अरे पूरा क्रॉस कर दिया, अरे ये गलत हो गया, अरे प्रेजेंटेशन समझ नहीं आ रही, वो टाइम तो तुम बचा सकते हो। हम रीडिंग करेंगे जो 15 मिनट की, 15 मिनट की रीडिंग में 2 क्वेश्चन सिर्फ निकालने होते हैं कि ये जैसे 2 बजे मुझे ये चालू करना है। कम से कम वो 15 मिनट की रीडिंग में मैंने वो 2 क्वेश्चन का रीडिंग टाइम अगर सेव कर लिया, तो कहीं मेरा एक क्वेश्चन बच रहा है जिसको मैं लिख पाऊंगी, कंप्लीट कर पाऊंगी। अंडरस्टूड? तो क्या मैं बोल सकती हूँ, देखो एग्जेग्यूरेट कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ऑप्टिमिस्ट चल रही हूँ अभी कि इतना तुम टाइम ले लो और उसके बाद भी 2.5 घंटा ही तो लिखने के लिए बचता है। तो डोंट यू थिंक कि वी एज अ सीए स्टूडेंट आर लैकिंग इन प्रॉपर अप्रोच फॉर स्टडिंग सीए फाइनल? आईपीसीसी नहीं है। आईपीसीसी में दे डू नॉट फोकस ऑन योर कीवर्ड्स, उन्हें सिर्फ इतना होता था कि बच्चा आंसर कर पा रहा है या नहीं। आफ्टर बीइंग सीए यू आर अ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटिंग आईसीएआई। आईसीएआई की गलतियां तो भूल जाओ, बट अकॉर्डिंग टू देम यू वुड बी रिप्रेजेंटिंग अ प्रोफेशनल बॉडी। हाउ वुड दे अलाउ यू दिस? कैसे कर सकते? कीवर्ड्स तो चाहिए उनको, तुमको लिखना नहीं आएगा। कहाँ पे तुमको, अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करती हूँ, सपोज करो आईडीटी में कहाँ पे तुमको गुड्स लिखना है और कहाँ पे तुमको टैक्सेबल गुड्स लिखना है, दोनों में फर्क हो जाता है। गुड्स इंक्लूड एवरीथिंग, एग्जाम, टैक्सेबल, एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली टैक्सेबल गुड्स तो सारे गुड्स इंक्लूड नहीं होते। जहां लिखना है सिर्फ सप्लाई, तो सप्लाई में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों इंक्लूड होता है। बट जहां पे तुमने लिख दिया सप्लाई ऑफ गुड्स, उसका मतलब सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। तो ऐसे ही डीटी में भी तो माइन्यूट चीजें हैं जहाँ पे तुम्हें लगता है मैं सब सही लिख के आया, तो जब कॉपी आती है तो यू फाइंड 38 मार्क्स एंड यू आर शॉक्ड। तो व्हाट आई से 20% आईसीआई मिस्टेक करता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट और 80%? आर यू गेटिंग? यू हैव टू फोकस। अपन जो सुधार सकते वही सुधार सकते, उधर जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग? तो इन ऑल यू हैव एनी डाउट? नाउ यू कैन रिकॉल कि क्या क्या बताया था, रिकॉल। और ये छोटे छोटे पॉइंटर्स ना अभी लिखते जाओ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है। और मैं बताऊं, अभी जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी उसमें से मैं हमेशा बोलती हूँ एमसीक्यू 2 बजे, जैसे ही 2 बजे के एमसीक्यू स्टार्ट कर दो। तुम्हारा 2 o'clock को एमसीक्यू स्टार्ट होना चाहिए और 2:40 तक मैक्स वो क्लोज हो जाना चाहिए। रीजन इसका ये है
मैम 2 से 240 मैक्स बोल रहे हो, अगर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे 30 में से मैं मानती हूँ 15 भी तुम्हारे सही है, क्योंकि 15 ऐसे होते हैं जो तुम्हें पता होता है कि श्योर शॉट सही है। तो फर्स्ट 40 मिनट्स में 15 मार्क्स यू हैव अर्नड। पहली स्ट्रेटेजी हो गई मेरी, 15 मार्क्स मेरे आगे, मैं मिनिमम जा रही हूँ कि 15 मार्क्स तो आएंगे ही मैम एमसीक्यू के, चाहे जो कर लो। सेकेंड, हमने वो 2 क्वेश्चंस निकाल लिए थे, वो जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिला था ना, 2 क्वेश्चंस आई हैव पिक्ड, ये मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है और मुझे यही सॉल्व करना चाहिए। तुमने ऑलरेडी ढंग से पढ़ लिए 2 क्वेश्चन, वो मैं तुम्हें ड्यूरिंग द क्लास रीडिंग प्रैक्टिस भी कराऊंगी कि एक्चुअल में पेपर रीडिंग कैसे होती है, कि 15 मिनट में खत्म भी हो जाए। तो वो 2 पिक कर लिया। अब जैसे ही मैम एमसीक्यू खत्म हुआ, वो 2 क्वेश्चन कर लिए। 2 क्वेश्चन मतलब वो भी 30 मार्क्स के हो गए, 15 का अगर मानो, मानती हूँ मैं उसमें से ज्यादा नहीं, तुम्हें आधे ही आएंगे, 15 नंबर ही आएंगे, 15 इधर 15 इधर, 30 मार्क्स का तो कर लिया ना तुमने। तुम्हें 40 पे आने के लिए 10 नंबर और चाहिए, फिर अगले आधे घंटे में और 10 नंबर। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी यू शुड फॉलो, कि पहले मार्क्स गैदर करते जाओ कि कहाँ कहाँ से मेरे को मिल रहे हैं। ये मत देखो कि पेपर टफ है इजी है, तुम्हें जो आता है वो सॉल्व करना है, और जहां जहां से बस बटोर सकते हैं ना, जिसको बोलते हैं अपन पेपर टफ है तो बटोरना सीखो, पेपर इजी है तो प्रेजेंटेशन अच्छी करो, क्योंकि वो सड़ी सड़ी से प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स काटेगा। अंडरस्टूड। और तुम्हें और एक इंसाइट बताती हूँ, जब तुम बोलते हो ना पेपर इजी है, तो उस इजी पेपर में पता है क्या होता है, बहुत छोटे छोटे, जैसे एक क्वेश्चन उसमें ABCD आंसर करना है, समझ रहे हो, एक बड़ा क्वेश्चन दिया, फिर उसमें क्वेश्चन 1 I 2 3 ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स क्रिएट कर देते हैं। मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे अंदर। इसको मैं लिख के थोड़ा समझाती हूँ कि इनके लिए पेपर, तुम बोल रहे होगे ना कि मैम SFM का पेपर बड़ा इजी आया, या फिर IDT या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट, तुम बोल रहे हो बहुत इजी था मैम पेपर। अब उस इजी पेपर को वो कैसे मार्क्स कम देने के लिए ट्रिकी बनाते हैं, वो चीज सुन लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 सपोज, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब उसमें तुमको ये आंसर करना है। ये हो गए, ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये हो गया 8 मार्क्स का। मैम अगर ये गलत हो गया सपोज, तो 2 में से कोई स्टेप वाइज मार्किंग होती है क्या? नहीं होती, मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे। मैम ये भी इसमें से भी कुछ गलत हो गया, स्टेप वाइज मार्किंग देंगे क्या? नहीं देंगे। तो पेपर बड़ा इजी था, बट तुम ये देखो डिवीजन कैसे हो गया, 4 क्वेश्चन पूछ के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो MCQ में भी आता है। तो क्या इसमें कोई स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी मुझे? नहीं मिलती। और वहीं तुम नोटिस करो हर चीज, जब तुम जाओगे ना टफ पेपर पे, टफ पेपर पूरा क्वेश्चन नंबर होगा, हो सकता है 1 और 2, ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो, और हो सकता है ये भी नहीं हो, सीधे लिखा हो कि टैक्सेबल इनकम एक्सेट्रा कैलकुलेट करो, ये 8 नंबर का। मैम 8 नंबर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, यस। तो तुम ये नोटिस करना कि जब जब तुम्हारा, ओवरऑल मैं अभी बता रही हूँ, चाहे वो ग्रुप 1 हो या फिर ये हो, जब तुम्हें लगेगा ना कोई पेपर इजी है, तुम देखना डिवीजन कितना हो चुका है। इस बार का लॉ का पेपर वाज रिलेटिवली इजी एक्सेप्ट MCQ में डेज वगैरह ही पूछे थे उन्होंने, बट तुम देखो लॉ के पेपर में हर जगह 1 2 3 4 1 2 3 4, जहां तुम कहीं पे भी गलत गए, लेंदी भी हो गया पेपर, और साथ साथ में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अगर गलत है तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दिस आर ऑल द एनालिसिस यू शुड नो, कि ये पेपर में मुझे लिखना है ज्यादा या फिर मुझे करेक्ट आंसर पे फोकस करना है। अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस के बड़े बड़े मार्क्स दिख रहे हैं जिसमें कोई डिवीजन नहीं, तो समझ जाना कि यहाँ स्टेप वाइज मार्किंग है, तो मैं कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखना है अपने आप को, स्टेप वाइज मार्किंग है, थोड़ी बहुत गलती हुई तो मैं ठीक हूँ। लेकिन जहाँ पेपर इजी दिख रहा है, इतना डिवीजन दिख रहा है, तो एक्यूरेट आंसर पे फोकस करना, ज्यादा लिखने पे नहीं, कि मैं उनको दिखाऊं मुझे कितना नॉलेज है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं नॉलेज से उनको आंसर से मतलब है। आर यू गेटिंग ऑल दिस थिंग्स? तो ये सारी चीजें आज क्यों बताना जरूरी है, पता चलता जाएगा जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। आई विल गिव यू टारगेट कि आज तुमको नवंबर इसका पेपर एनालाइज करके मुझे देना है। जब तुमको खुद को एनालाइज आएगा तभी तो तुम वहां जाके 15 मिनट में एनालिसिस करोगे, एंड दैट आर ऑल पार्ट ऑफ मेंटरिंग। अंडरस्टूड? डन नाउ? यस आकाश। तो बाकी सारे सब्जेक्ट का हर बार सुना है कि मतलब यार पेपर कॉपी पेस्ट आ गया या सेम पेपर आ गया। DT का कभी आज तक नहीं सुना कि DT का पेपर इजी आया है ऐसा है। DT का पेपर हमेशा ग्रुप 2 में इसका यही आता है, इनका फेल करने का यही मतलब वो है, मैं डायरेक्ट बताऊं, टैक्सिंग। DT का पेपर कभी भी तुम्हें कॉपी पेस्ट क्यों नहीं मिलता है? एक तो अमेंडमेंट्स रहते हैं, ठीक है,
दूसरी चीज डीटी में स्कोप है, और तुम पता है हम लोग क्या करते हैं, किसी और स्टूडेंट की सुन रहे। मैंने अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन को ढंग से नहीं पढ़ा, मैं बोलूंगी भाई क्या ही आया था, और वही किसी स्टूडेंट ने उसको ढंग से लिख लिख के सॉल्व किया होगा, दैट वाज इजी फॉर मी। इस बार का ऑडिट पेपर किसी के लिए नॉर्मल था, किसी के लिए एकदम बम्बार्डिंग था। तो तुमको खुद को पढ़ के एनालाइज करना पड़ेगा सच में डीटी टफ था या नहीं था। स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर्स कि वो बोल रहा है टफ है तो टफ होगा, क्योंकि देखो ये एक में ना आधी जनता तो पैनिक कर जाती है 1.5 दिन में। वो 1.5 दिन का पैनिक उनको कहाँ दिखता है, उनके एग्जाम में, और फिर एग्जाम में दिख तो गया। और ये फैक्ट है कि हम सच एक्सेप्ट नहीं करते कि पेपर इजी था और हमको नहीं आता था, पेपर में ही गड़बड़ थी, पेपर ही ऐसा था। तो स्टॉप रिलाइंग ऑन अदर्स के, मैं बोलूँ इस बार का ऑडिट का पेपर भी ऐसा कोई फाड़ू नहीं था सच में, ना ही एसएफएम ऐसा कुछ था। दिक्कत ये थी कि एसएफएम जब हम पढ़ते ना, हम फ्लिप फ्लॉप ऑफ क्वेश्चन करते ही नहीं, बस रिवीजन वीडियो सुने, हमारी सेल्फ स्टडी तो रिवीजन वीडियो ही है। तो ऑल दो अप्रोच, तुम अपने दिमाग को चलाना तो सिखाते ही नहीं, और फिर जब चलाना सीखा ही नहीं फिर वहां जाके कंप्लेन करते हो 3 घंटे में पेपर टफ था, सोचने का टाइम ही नहीं मिला उनको। तो ऐसे ही चाहता ही क्या है हमसे। तो ये तुम लोग के अंदर की फीलिंग्स होती है उस वक्त। तो स्टॉप ब्लेमिंग, है 20% गलती पर 80% अपने आप पे आ जाओ। ओके, थैंक यू। अब कुछ और पूछना है तो यू कैन, चारुल या फिर पीयूष, राम, कुछ भी पूछना है। जस्ट अ मिनट। चलो, अब एक चीज और मेरे को बोलनी है तुम लोग को। अब क्या कर रहे हो आप मैम, ये कर रहे हैं कि आपने ड्यूरिंग द क्लास एग्जाम्पल के थ्रू सारे क्वेश्चंस करवा चुके होगे। यस, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं क्या क्या एडजस्टमेंट है, तो मैं सब करा चुकी हूँ। अब मैं तुमको कहाँ भेज दूंगी, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ ये रही क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक मेरी मिलेगी तुमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुमको बोल दिया अब ये 1.5 घंटे का टाइम है, तुम्हें 15 क्वेश्चन 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं। क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार तुमको एग्जाम कंडीशन में डाल रही हूँ मैं कि बिना देखे करो। 1.5 घंटे का टाइमर चल रहा होगा, ये टिक 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 टाइमर चल रहा है, 1.5 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। होगा क्या, दिमाग चलना सीखेगा, एग्जाम कंडीशन में आना सीखेगा, और वो जो 1.5 घंटे चल रहे हैं ना उसमें तुम्हें कोशिश करनी होगी कि 15 क्वेश्चन करें। क्या हो जाएंगे 15, 10 भी हो गए तो तुम खुद से तो 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन कर नहीं सकते थे। ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, टाइमर यूज करने की तुमको आदत हो जाएगी। अंडरस्टूड, आया समझ। तो दिस वे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसमें फिर तुमको कोई डाउट हो उसके बाद तो यू कैन आस्क मी, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मैं तुमको लिख के भी करवा दूंगी। अगर कोई ट्रिकी ऐसा है तुम्हें नहीं समझ में आया तो आई विल डू दैट। अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, तो ये देखो अपन स्टार्ट करते हैं अब ट्रांसफर प्राइसिंग। अब यहाँ पे ना ट्रांसफर प्राइसिंग में भी यू विल फाइंड कि जगह 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 ना मैंने छोटी छोटी चीजें लिख रखी है, जो लिख के रखी ना ये क्वेश्चन है, ये और कुछ नहीं है, ये सारी चीजें ना ये सब क्वेश्चंस ही हैं जो तुम्हारी बुक के अंदर है। तो ऑलरेडी मैंने इस कॉन्सेप्ट बुक में ना ये सब इनकॉर्पोरेट कर रखा था, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांसफर प्राइसिंग। अब बहुत नॉमिनल चीज पे स्टार्ट करते, कुछ भी नहीं आता उसके हिसाब से करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग से क्या लगता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। अब मैंने तुमको कोई चीज दी, तुमने मेरे से कोई चीज ले ली, दैट इज ट्रांसफर हुआ। मैं तुम्हें कोई चीज दे रही हूँ, तुम मुझसे क्या कर रहे हो, कोई चीज ले रहे हो, तो कहना है से कि वो क्या है, ट्रांसफर, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक सेलर एक बायर दोनों आपस में एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक सेलर है एक बायर है, दोनों आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, अभी तुम में से कोई भी मेरा रिलेटिव नहीं है, मैं बहुत बेस क्रिएट कर रही हूँ, अभी कुछ नहीं समझ रहे, एक जीवन में साधारण चीज जिसको बोलते हैं ना उस पर जा रहे हैं। मैं सेलर हूँ अभी के लिए हुई, तुम बायर हो मुझसे क्लास ले रहे हो, अपन में से कोई भी रिलेटेड नहीं है। क्या मेरे प्राइस पे कोई भी इम्पैक्ट आया होगा, कुछ भी मैंने तुमको डिस्काउंट दिया होगा, नहीं, कुछ भी नहीं दिया। जेन्युइन जो होना चाहिए था मार्केट में, अगर मैं चारुल को फीस उतनी रख रही हूँ तो उतनी मैंने आयुष के लिए आकाश के लिए रखी है, उतनी पीयूष के लिए रखी है, सेम है। सेम ऐसा होता है जब हम आते हैं किस पे,
ट्रांसफर प्राइसिंग पे। मैम व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो भी मार्केट प्राइस पे होना चाहिए। तो बात तो सिंपल हो गई कि मैं जब भी अगर रिश्तेदारों से ट्रांजैक्शन कर रही हूँ तब कुछ ना कुछ डाउट होता है कि कुछ तो हुआ होगा, बट जब मैं रिश्तेदारों से ट्रांजैक्शन नहीं कर रही हूँ तब तो वो मार्केट प्राइस पे रही होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको सेकंड लेवल पे लेके जाते हैं। फिर से चारुल क्या हुई, मेरी रिलेटिव हो गई। बहुत ध्यान से सुनना, अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। चारुल इज माई रिलेटिव, उसको मैंने बोला ठीक है यू गिव मी ओनली 4000 रुपीज बिकॉज शी इज माई रिलेटिव। क्या मेरे प्राइस पे इन्फ्लुएंस हुआ बिकॉज शी इज माई रिलेटिव? यस। तो क्या ये मेरा मार्केट प्राइस था? नो। पर क्या मैं यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करूंगी? सोचना पड़ेगा। अब मैं चारुल से पूछूंगी, चारुल आर यू अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट? सपोज करो चारुल ने बोला आई एम अ रेसिडेंट, तो अगर चारुल बोल रही रेसिडेंट तो क्या मैं यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल कर सकती हूँ? नो। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होते हैं जब कोई एक पार्टी नॉन रेसिडेंट हो। कोई भी एक पार्टी जब मेरी नॉन रेसिडेंट होगी तभी मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई करूंगी। तो मैम आपका कहने का मतलब है ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ है, रिलेटेड पार्टी नॉन रेसिडेंट है, मतलब कोई भी एक पार्टी नॉन रेसिडेंट है, तब आप ट्रांसफर प्राइसिंग पे जाओगे। अभी लिखो मत पीयूष, अभी सिर्फ सुनो, अभी क्योंकि चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ बेस क्रिएट कर रही हूँ, मत लिखना अभी। ठीक है मैम, अगर आप बोल रहे हो कि कोई एक पार्टी नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए थी, हाँ कोई एक पार्टी नॉन रेसिडेंट होनी चाहिए थी, तब आप कहना चाह रहे हो कि ये क्या होगा, आप ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन अप्लाई करोगे अगर ये मार्केट प्राइस पे चीजें नहीं थी। हाँ मैंने यही कहा। अब दूसरा, इसका मतलब मैम अगर चारुल रेसिडेंट है तो आपको अलाउड है विदाउट मार्केट प्राइस कुछ भी करने का, तब क्या करोगे? क्योंकि इंटरनेशनल वाले के लिए तो आपने ट्रांसफर प्राइसिंग का एक चैप्टर बनाया है, रेसिडेंट अगर वो हो गई तो क्या कुछ भी कर सकते हैं हम? नहीं। तब आता है ना जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, तब हम अप्लाई करते हैं गार। तो जनरल चीजों पे आता है गार, पर ये तो स्पेसिफिक हो गया ना, स्पेसिफिक वन शुड बी नॉन रेसिडेंट, तब अप्लाई होता है स्पेसिफिक, जो क्या है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। तो हैव यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि सामने वाला वाज अ रेसिडेंट, रेसिडेंट से आप मार्केट प्राइस पे डीलिंग नहीं कर रहे हो, सामने वाला आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है, अब कौन से प्रोविजंस अप्लाई करोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, ये क्वेश्चन था। अगर स्टूडेंट भावनाओं में बह गया कि हाँ मुझे दिख रहा है ये आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, हाँ ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, यस ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल, गलत। यहाँ पे तो गार एप्लीकेबल होना चाहिए था, और गार भी तब एप्लीकेबल होता है जब प्रॉफिट 3 करोड़ के ऊपर होता है। इस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम गार पढ़ नहीं रहे। तो हैव यू अंडरस्टूड कि जनरल चीजें हैं तो जनरल, पर अगर एक एक स्पेसिफिक चीज हो गई तो हम कहाँ चले जाएंगे, स्पेसिफिक प्रोविजन, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। तो मुझे अभी तो ये समझ में आना स्टार्ट हुआ है कि मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा कब, जब सबसे पहले एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट, तब मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आते हैं। तुम्हें पता चलेगा ये जो अभी मैं क्रक्स बता रही हूँ ना, आधा चैप्टर इसमें तुमको समझ में आएगा कि बहुत कुछ कवर कर रही हूँ मैं। ठीक है मैम, ये हो गया। तो मैम हर एक, मतलब सपोज करो चारुल जस्ट लंदन में रहती है, वो एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, आप इंडिया में रहते हो और आपने उसको क्लासेस दे दी, ये हो गया आपके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग? नहीं, हम दोनों का रिलेटेड होना जरूरी है, और अच्छी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हमारा एसोसिएट एंटरप्राइज होना जरूरी। तो अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हमारा क्या होना जरूरी है, एसोसिएट एंटरप्राइज होना जरूरी है। तो अब रिलेटेड को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, वर्ड से, एटलीस्ट वन शुड बी एसोसिएट एंटरप्राइज। आई ये बात समझ में? मैम अब आपका ट्रांजैक्शन चल रहा है एसोसिएट एंटरप्राइज से, ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट, यही बनता है मेरा क्या, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तभी मैं बोलूंगी कि हाँ भैया ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा है। ये बेस समझ में आ गया कि ऐसे सोचेंगे तब जाके सोचेंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा भी या नहीं। मैम एसोसिएट एंटरप्राइज कौन होते हैं,
उसका बहुत सारी चीजें दी हैं कि एसोसिएट एंटरप्राइज किसको बोलोगे। एसोसिएट मैम वही होगा ना जो हमसे दबेगा या हमें दबाएगा। नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, या तो हम उसको दबाएंगे, हमारे पास इन्फ्लुएंस करने का पावर होगा। सपोज करो मेरा कोई सीक्रेट पीयूष को पता है, तो बोलेगा मैम अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा, मतलब वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो वो मेरे लिए अब क्या हो गया, वो बोलेगा नहीं मेरे को फ्री में पढ़ाओ, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। वो बोलेगा मुझे बुक लिख के दो, मुझे लिख के देनी पड़ेगी। मतलब क्या हो रहा है ये, कहीं ना कहीं वो मुझ पे दबाव डाल सकता है। तो एसोसिएट एंटरप्राइज अगर मैं बहुत अभी बिल्कुल बोलते ना लेमैन समझ रहे, वो कौन है मेरे लिए, एसोसिएट जिसको या तो मैं दबा सकती हूँ या वो मुझे दबा सकता है। तो हम ऐसी डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कब कब हम उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या वो मुझ पर इन्फ्लुएंस करेगा। तो वही मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज है। आपने कहा था एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कोई एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, हाँ बोला था। इससे आप बोलोगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मैम ये तो बिल्कुल सही प्राइस पे हुआ है, तो फिर किस बात का आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेशन। अगर ये मेरा ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ बिल्कुल सही हुआ है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं रिश्तेदारी नहीं देखते बिजनेस में, बिजनेस अलग रिश्तेदारी अलग, जितने का था उतने में दिया, तो क्या मैं ट्रांसफर प्राइसिंग अब एप्लीकेबल करूंगी, नहीं। तभी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ना जब तुम्हारा प्राइस गलत चल रहा है। अब मैम वो आ गया केस, गलत है आपका प्राइस, अब क्या करोगे। अगर प्राइस गलत है तो यार थोड़ा बहुत तो चलता है ना, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो वो थोड़ा बहुत कितना चलता है, 3% का डिफरेंस चलता है। तो ये मैंने क्या बताया, एक बेंचमार्क चलेगा 3% का। अगर मार्केट में आप 100 रुपए में कोई चीज देते हो और उनको सपोज करो 101 में दे दी, चलेगा। 99 में दे दी, चलेगा, क्योंकि 3% चलता है। ठीक है मैम, अगर ये होलसेल हुआ तो कितना चलेगा, 1% का डिफरेंस चलता है। ट्रेडिंग में 3% का डिफरेंस चलता है, होलसेल में 1% का डिफरेंस चलता है। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अभी चैप्टर में ऐसा भी कुछ आएगा जिसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस बोलेंगे कि चलेगा कोई बात नहीं, हाँ वो भी आएगा। मैम 3% से ज्यादा डिफरेंस है, 1% से ज्यादा डिफरेंस है, 1% इन द केस ऑफ होलसेल, 3% इन द केस ऑफ ट्रेडिंग, ज्यादा डिफरेंस है। अब क्या करोगे, अब मेरे को उसने बताइए सिखाइए 5 मेथड। कप मेथड है, हाँ कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड कुछ तो है जो आएगी, मतलब अब वो मेथड्स भी देके रखी उसने कि भाई कैलकुलेशन कैसे करना है। मैम मैं कहीं पे भी कोई भी मेथड लगा लूं, नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज द कीवर्ड जो तुम्हें हर जगह यूज करना पड़ेगा। ये जो वर्ड है ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड विल बी अप्लाइड, वो यूज करना पड़ेगा आंसर में। तो मतलब मैम कप मेथड दिए, हाँ है कुछ। उसके बाद रिटेल सेल्स प्राइस मेथड दिए, हाँ है दिए। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल नेट मार्जिन मेथड दिया, हाँ। कॉस्ट प्लस मेथड दिए, हाँ। प्रॉफिट शेयरिंग मेथड दिए। मैम कुछ याद नहीं हो रहा, करना नहीं अभी याद, क्या तुम ये समझ रहे हो कि कैलकुलेशन के भी लिए उन्होंने क्या दिए, 5 मेथड दिए। तो फ्लो ऑफ चैप्टर समझे, पहले बोल रहा है कि ट्रांसफर प्राइस लगाना भी है या नहीं लगाना, और लगाएंगे तो कब लगाएंगे। लगाना भी तो 3% में हमको कोई दिक्कत नहीं है, 1% में हमको कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत क्यों हो गई, क्योंकि 3% 1% से ऊपर निकल गए। अब मैं देखूंगी 5 में से कौन सी मेथड अप्लाई करना है। मैम ये 5 मेथड्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैम क्या इससे क्वेश्चन आते हैं, 90% इन्हीं 5 मेथड से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब और एक लेवल आगे जाते हैं। मैम चलो आर्म लेंथ प्राइस वगैरह सब समझ में आई, कैसे क्या आप बता रहे हो मेथड सब समझ में आई। मैम हम लोग को ना ऐसा कुछ चाहिए कि खुद गवर्नमेंट हमको बता दे कि ऐसे कैलकुलेट कर लो आर्म लेंथ प्राइस, या फिर यही है तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस। मतलब मैं चाहती हूँ मैं गवर्नमेंट से क्या कर लूँ राम, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से ऐसा कुछ एग्रीमेंट करना चाहती हूँ कि बस तुम बता दो आर्म लेंथ प्राइस क्या होनी चाहिए, तुम तरीका बता दो कि कैसा होना चाहिए। आप क्या बोलना चाह रहे हो अप्पा, एडवांस प्राइसिंग, एडवांस नहीं प्राइसिंग का एग्रीमेंट करके रखा है, समझ रहे उस वर्ड का मतलब, एडवांस में मैंने प्राइसिंग का क्या कर लिया, एग्रीमेंट। तो मैम कितने टाइम का एग्रीमेंट करवा, हमेशा का करवा लो ना भैया, लाइफ में हर चीज परमानेंट नहीं है, 5 साल में चीजें बदलेंगी। मतलब मैक्सिमम कितने ईयर्स के लिए आप एग्रीमेंट कर पाओगे, 5 ईयर। तो आर यू जस्ट गेटिंग द फ्लो, ये बताया। मैम सुनो, क्या आपने बोला था ना ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, हाँ बोला था, किस तरह का ट्रांजैक्शन,
इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो भी चलेगा, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वो भी चलेगा। क्या इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पे भी एप्लीकेबल है ट्रांसफर प्राइसिंग? यस। कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पे भी एप्लीकेबल है? यस। तो मैम मैं तो कॉस्ट कहीं ना कहीं सुनो, जहाँ पे मेरा टैक्स बहुत ज्यादा लगता है मैं कॉस्ट ज्यादा दिखाने की कोशिश करूंगी ना। मेरे को कहीं पे टैक्स क्या लगता है 30%, में उस एरिया में इनकम ज्यादा दिखाऊंगी या कॉस्ट ज्यादा दिखाऊंगी? कॉस्ट ज्यादा दिखाऊंगी। तो उसके लिए उन्होंने और भी कुछ चीजें बोली कि हम 30% ऑफ EBITDA अलाउ इससे ज्यादा करेंगे ही नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेंस के अलाउंस पे भी बार लगा के रखा है। तुम्हें पता है ये लास्ट सेक्शन है तुम्हारे ट्रांसफर प्राइसिंग का, जिसमें बताएंगे EBITDTA उसका 30%, इससे ज्यादा हम तुम्हें अलाउ भी नहीं करेंगे अगर तुमने कॉस्ट दी है। वो कौन सी कॉस्ट है हम देखेंगे। मतलब उन्होंने हर तरह से एक चैप्टर को कवर किया है। कब एप्लीकेबल होगा वो कवर किया। सेकेंड चीज, कब एप्लीकेबल नहीं होगा वो भी बता देंगे। फिर ये भी बता रहे हैं वो साथ साथ में कौन है तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या तुम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो वो भी बताया। 3% चलेगा 1% चलेगा वो भी बताया। जब ये नहीं चलेगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 मेथड्स आएंगी। फिर वो 5 मेथड्स के बाद वो और क्या बोल रहे हैं, एक काम करो ना, जाके एग्रीमेंट कर लो गवर्नमेंट से कि तुम बता दो एडवांस में कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, तरीका बता दो कि हम वो आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट कैसे करें। अगर वो तुम्हें बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात, इसको हम बोलते हैं अप्पा। 5 साल के लिए मैक्सिमम अप्पा एंटर कर सकते हो। कुछ जगह पे हम खुद बोल देंगे इससे 30% से ऊपर नहीं देंगे तुमको। क्या नहीं देंगे? 30% से ऊपर एक्सपेंस का अलाउंस ही नहीं देंगे। मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेंस बढ़ाने पे भी रोक लगा दिए कि तुम अपना मनचाहे एक्सपेंसेस बढ़ा बढ़ा के नहीं दिखा सकते। आइए बात समझ में। मैम इतना सब कुछ होने के बाद अगर ये सच में अप्पा आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करें, सुनना गवर्नमेंट कितनी अच्छी है हमारी। सच में मैंने देखा कि यार तेरी आर्म लेंथ प्राइस मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैंने आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट की और हुआ क्या, आर्म लेंथ प्राइस के कारण तुम्हारी इनकम कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, उल्टा एक्चुअल में तुम्हारी इनकम कम हो रही है क्योंकि मैं आर्म लेंथ प्राइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल कर रही हूँ। क्या वो तुम पे ट्रांसफर प्राइसिंग ऐसे केस में अप्लाई करेंगे जब तुम्हारी इनकम कम हो रही है? नहीं करेंगे। मतलब जहां पे गवर्नमेंट को दिख रहा है ना उनका लॉस होने वाला है, वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस ही एप्लीकेबल नहीं होने वाले। तो ये सारी चीजों को क्यों मैंने क्रक्स बताया, ये फ्लो है चैप्टर का। और ये छोटा सा फ्लो जो है ना कि जहां पे इनकम रिड्यूस हो रही है तुम्हारी, वहां पे ये लोग ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन में दे देते हैं। डायरेक्टली नहीं देंगे, तुम्हें पहचानना है कि अरे इसमें तो इसकी इनकम कम हो रही है, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते जब मेरी इनकम रिटर्न ऑफ इनकम से कम हो जाती है। आया क्या? एक फ्लो समझ में आ गया कि क्या पढ़ने वाले हम ट्रांसफर प्राइसिंग में? हैव यू गॉट द फ्लो? एनी डाउट इन द फ्लो? नहीं। अब तुम्हारे पास अभी के लिए कौन सी बुक है फॉर द टाइम बिंग? बीबी सर है, बढ़िया। तुम्हारे पास राम चारू है ऑर्डर। कौन सा तो तो एक concept। बार के लिए बस क्या करो, स्क्रॉल कर लो पेजेस और देखो क्या तुम अब समझ पा रहे हो। ये लिखा है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बस स्क्रॉल करके दिमाग को ये बताओ कि यार ये चैप्टर तो समझ में आ गया कि ये दिया होगा इसके अंदर।
Let me know once done. मैम इसमें स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस भी दे रखी है, तो वो तो आपने बताया नहीं कुछ। नहीं, तो अभी वो डिटेल कैसे बता दूं? उसमें भी ट्रांजैक्शन के भी टाइप्स है, एक स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, फिर डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। उतना डिटेल नहीं, फ्लो तो समझ में है चैप्टर का क्या वैसे। करें स्टार्ट? चलो, चलो। अब सबसे पहला पॉइंट जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैम आपने बोला है कि ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल तभी होंगे जब क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ये जो अभी मैं चीजें बताने वाली हूँ बहुत अच्छे से इसलिए याद रखना क्योंकि ये स्क्रीन विजिबल नहीं करती। मैम स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? हाँ, एक सेकंड। विजिबल नहीं है। डन। यस यस। चलो, अब यहाँ पे जो मैं ये चीजें बताने जा रही हूँ ना, ये तुम्हें हर एक आंसर में लिखनी है, इवन दो इट इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑल्सो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी आएगा, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको ये बताना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, कि क्या ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। पहली लाइन है तो उसी से स्टार्ट होंगी कि हाँ भैया ये है या नहीं है। फिर दूसरी लाइन तुम्हें ये लिखनी पड़ेगी, ये एसोसिएट है, उसमें से एक नॉन रेसिडेंट है, मतलब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा भी या नहीं होगा। तो मुझे जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ये लिखना पड़ेगा कि भाई ये सामने वाला एसोसिएट है या नहीं, नॉन रेसिडेंट उनमें से कोई एक है या नहीं। और अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा कि इसीलिए ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। और एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। तुम अब अपने जो भी क्वेश्चन बैंक अभी जब मैं दूंगी करूंगी उस क्वेश्चन बैंक में देना, या फिर जितने भी क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्व किए हो, हमेशा ध्यान रखना प्रैक्टिकल का आंसर ऐसे ही स्टार्ट होता है। और अगर मैम हम नहीं लिख के आए तो इसके तुम्हारे कम से कम 2 नंबर चले जाएंगे, क्योंकि तुमने ये बताया ही नहीं उनको कि दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच तुम उस पर क्या कर रहे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने वाले हो। तो क्या है ये मैम आपके लिए, मैं ये बोलूंगी ये तुम्हारी सबसे पहली प्रेजेंटेशन टिप इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन। ये भूमिका होगी क्या नाम क्वेश्चन की? क्या? ये भूमिका होगी क्वेश्चन की? हाँ, कोई भी क्वेश्चन होगा उसकी स्टार्टिंग लिखने की यही होनी चाहिए, स्पेसिफिकली आई सेड प्रैक्टिकल। जब Okay. तुम 5 मेथड, मैंने बोला ना कि कुछ 5 मेथड्स हैं, तो वो हाँ जी। 5 मेथड जब लगाओगे पहले तो ये बताओगे कि लगना भी चाहिए या नहीं ये चैप्टर उसके ऊपर। और अगर ये चैप्टर लगेगा तो फिर तुम्हें ही डिसाइड करना है मेथड कौन सी है। तो फिर तुम डिसाइड करोगे ये मेथड है, और फिर लिखोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड विल बी दिस, और ये लिखोगे तब जाके वो 2 नंबर पूरे आएंगे। तो ये क्यों लिखना पड़ता है, मुझे 2 मार्क्स के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं हम स्पेसिफिकली। मैम आप बार बार बोल रहे हो कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आर एप्लीकेबल जब क्या होगा, इंटरनेशनल क्या होगा, ट्रांजैक्शन। अब उसको समझाओ कि मैम व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आपकी नजर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं कीवर्ड लिख रही हूँ, ट्रांजैक्शन किसके बीच में, बिटवीन 2 और मोर
associate enterprise. At least one should be non-resident. तो ये सिंपल सी बात बोलता है, whenever a transaction, इसको भी अभी खोलना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं. जब भी कोई ट्रांजैक्शन किन के बीच में होगा, दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होगा. इसको भी खोलना पड़ेगा कि एसोसिएट एंटरप्राइज क्या है. तो अगर ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में है और कम से कम एक तो उसमें नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि ये मेरा क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है. ठीक है. अब ये एक पर्सन है. अभी मैं एंटरप्राइज ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं बेसिकली पर्सन के फॉर्म में तुम्हें समझा रही हूँ. ये ए पर्सन, ये बी पर्सन. केस 1, मैम ये रेसिडेंट, ये भी रेसिडेंट. मैम केस 2, ये रेसिडेंट, ये नॉन रेसिडेंट. मैम केस 3, ये नॉन रेसिडेंट, ये रेसिडेंट. मैम केस 4, ये नॉन रेसिडेंट और ये भी नॉन रेसिडेंट. अब मुझे सबसे पहले बताओ, दिस इज माय केस नंबर 1, जब ये भी रेसिडेंट है, ये भी रेसिडेंट है, क्या एप्लीकेबल होगा इस पे? दोनों रेसिडेंट है. क्या मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करूं यहाँ पे, हाँ या ना? नो मैम. नहीं, नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? वो एक रीजन मैम समझ में आ रहा है. आपने कहा था कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट. मैम यहाँ पे दोनों की दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों की दोनों रेसिडेंट है. तो मैम सपोज अगर रेसिडेंट रेसिडेंट की कहानी चल रही है और आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, तो तुम बताओ ना क्या लिखूंगी मैं, क्या एप्लीकेबल हो सकता है? जी गार. वो हो सकता है पर चेक करेंगे, बट तुम्हें नॉलेज के लिए बताया कि ऐसा होता है. मैम अब दूसरा, ये रेसिडेंट है और ये नॉन रेसिडेंट है, क्या अब मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल कर दूं? यस मैम. कर सकते हो. मैम ये नॉन रेसिडेंट हो गया और ये रेसिडेंट हो गया, अब कर सकते हो? यस अरे भाई दोनों ही नॉन रेसिडेंट हो गए, करूं? यस मैम. पक्का? नहीं मैम. सोचो, दोनों नॉन रेसिडेंट है, शुड आई अप्लाई ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन? Yes, दोनों नॉन रेसिडेंट. क्योंकि उसमें थोड़ा एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी नॉन रेजिडेंट. एटलीस्ट वन पार्टी शुड बी नॉन रेसिडेंट. अब इसी को मैं फिर से एक चीज और केस 5 बढ़ा रही हूँ. ये भी नॉन रेसिडेंट, ये भी नॉन रेसिडेंट. अभी चारुल ने बोला इसलिए मैम आप ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ लिखा है कम से कम एक तो नॉन रेसिडेंट चाहिए. कम से कम क्या चाहिए, एक तो नॉन रेसिडेंट चाहिए. तो दोनों भी तो हो सकते हैं. ठीक है. अब मैं बोल रही हूँ ये भी नॉन रेसिडेंट, ये भी नॉन रेसिडेंट. इस नॉन रेसिडेंट की कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती. इस नॉन रेसिडेंट की भी कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती. आपस में दोनों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आर्म लेंथ पे ट्रांजैक्शन नहीं है. बिल गेट्स यहाँ पे आया इंडिया में आके ट्रांजैक्शन कर रहा है. और वो कहाँ पे कर रहा है, लेडी गागा वहां पे चल रही है, उधर इन दोनों का ट्रांजैक्शन चल रहा है, दोनों नॉन रेसिडेंट है. अब क्या करें, क्या मैं ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अब एप्लीकेबल करूं? दोनों नॉन रेसिडेंट है. बोलो. आई थिंक अब अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों में से किसी का भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. ओके, पर अब वो एटलीस्ट वन वाला सिस्टम कहाँ चला गया अपना? एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट. बट टैक्सेबिलिटी भी तो इंडिया में अप्रूव होनी चाहिए ना. एग्जैक्टली. तो सिर्फ एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट हमको पता है, बट इंस्टीट्यूट ने दे दिया उनकी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल है ही नहीं. तो स्पेसिफिकली याद रखना, किसी एक नॉन रेसिडेंट के साथ एक नॉन रेसिडेंट की इंडिया में टैक्सेबल भी होनी चाहिए. तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट नहीं चलेगा, किसी एक की इनकम इंडिया में क्या होना चाहिए, स्कोप ऑफ इनकम में आनी चाहिए. ठीक है. तो ये फाइनली अब वो मेरी डेफिनेशन क्या हुई, कंसाइज हुई कि एटलीस्ट
एक की कम से कम टैक्सेबिलिटी कहाँ पहुंचनी चाहिए, इंडिया में। आया? तो अब जाके मैंने अभी किसको समझा, अभी तो ये भी नहीं समझा कि ट्रांजैक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, बट मैंने ये समझा ये एटलीस्ट 1 वाले पार्ट को। और वो नॉन रेसिडेंट जो बात कर रहे हो, किस नॉन रेसिडेंट की बात कर रहे हो, कम से कम एक की इंडिया में इनकम टैक्सेबल होना चाहिए। ये लिखा है क्या कहीं? नहीं, दिस इज व्हाट रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, कि उसका इंटरप्रिटेशन ये है। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई डाउट? तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई द फ्लो ऑफ चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। दिमाग को ऐसा लगता है पता है मुझे कि क्या पढ़ने वाले, फिर चीजें धीरे धीरे हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, डेप्थ में लेके जाएंगे। डन? तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मैंने अभी एक ही चीज समझी, ये। अब आते हैं हम किस पे, कि मैम ये एसोसिएट एंटरप्राइज कौन, हमारे रिश्तेदार कौन, मैम ये ट्रांजैक्शन कौन। तो ट्रांजैक्शन, चाहे तुम किसी को कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे किसी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे तुम सेल्स कर रहे हो, चाहे तुम परचेस कर रहे हो, चाहे तुम लीज पे जा रहे हो, चाहे रेंटल पे कर रहे हो, मतलब आप बोलना चाहते हैं किसी भी नेचर का ट्रांजैक्शन, हाँ किसी भी नेचर का ट्रांजैक्शन करो, कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर्ड है। ये जरूरी नहीं है कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, रेवेन्यू है, व्हाटएवर इट इज, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर। यहाँ पे कुछ भेदभाव नहीं है। तो अभी के लिए ये मेरे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात हुई कि किस टाइप के ट्रांजैक्शन को कवर कर रहे हैं। एवरी, व्हाटएवर इज द नेचर, व्हाटएवर मतलब इंक्लूसिव हो गया, तो व्हाटएवर इज द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग कवर्ड। मैम इंस्टीट्यूट इस पे क्या करेगा, तुम्हें डायरेक्ट थोड़ा ना देगा ये ट्रांजैक्शन। उसने बोला परचेस किया, सेल्स किया, रेंट दिया, लीज किया, तो यू शुड नो कि सब पे ये सब तरह के ट्रांजैक्शन पे मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग आ सकता है। अंडरस्टूड? अब अपन आते हैं, मैम आपने बोला था एसोसिएट एंटरप्राइज होना चाहिए, यस, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आपने ट्रांजैक्शन का नेचर समझा दिया कि किसी भी नेचर का ट्रांजैक्शन चलेगा, ठीक है। फिर आपने ये बोला इसमें से एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो क्या होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। और एक्चुअल में नॉन रेसिडेंट का मतलब किसी एक की इनकम की टैक्सेबिलिटी इंडिया में होना चाहिए। डन, यही बोला। अब मैम और कुछ है कि ट्रांजैक्शन में? यस, ट्रांजैक्शन में टाइप्स, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। एक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, जिसको मैं अभी जो समझा रही हूँ, दैट इज इंटरनेशनल। ठीक है मैम, और कौन सा ट्रांजैक्शन हो सकता है? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। मैम और कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्या तुम्हें एक चीज समझ में आई? वर्ड तो एक ही लिखा है, बट वर्ड के अंदर सारी लिंक जाती है। तो यहाँ पे हो गया मैम आपका एक डायरेक्ट नॉर्मल ट्रांजैक्शन, एक स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, एक डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। हाँ, अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या मैम अभी आप स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कराओगे? नहीं, ये हम होल्ड पे रखेंगे। स्पेसिफाइड वाले को हम क्या करेंगे? होल्ड पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो हमारे डिडक्शन चैप्टर से आते हैं, तो उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखना। तो अब मैं डिफरेंस समझती हूँ किसके बीच में मैम, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का डिफरेंस क्या है। तुमको सिर्फ एक चीज करनी रहेगी, जो आज क्लास में कराया है तुमको सिर्फ 30 मिनट्स डेली देने हैं और उसको रिकॉल करना। जो क्लास में कर रहे हो रिकॉल, बुक नहीं खोलना, पहले रिकॉल करना, तुमको साथ साथ क्लास के लर्न हो जाएंगे। क्योंकि कल स्टार्ट करूंगी क्लास, उससे पहले 10 मिनट्स का वाइवा मैं डेली लेती हूँ, तो तुम्हारा वाइवा डेली होगा। ठीक है, चलो
मैम व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, सारा ध्यान से इधर देना, अब दुनिया की सारी चीजें भूल जाओ। मैम ये कौन, ये एक एंटरप्राइज ए, ठीक है। मैम ये कौन, ये एंटरप्राइज बी, ये भी ठीक है। मैम ये एंटरप्राइज कहाँ है, ये यूएसए में, ये मेरी रिश्तेदार है। अभी कौन होते हैं रिश्तेदार मुझे नहीं पता, कौन होते हैं एसोसिएट नहीं पता, पर मैं बोल रही हूँ कि इन्फ्लुएंस है। तो मैम सपोज करो ए और बी का क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। ए ने इसको क्या दिए, रुपीस दिए, इसने क्या भेज दिए, गुड्स भेज दिए। तो मतलब देयर इज अ ट्रांजैक्शन, यस ट्रांजैक्शन है। मैम सेल परचेस वाला ट्रांजैक्शन होता है, हाँ होता है। मैम एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट होता है, हाँ एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट होता है। ये एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हुआ है सारी कहानी, हाँ एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्चुअल में द गुड्स मस्ट बी परचेस्ड एट 1 लाख, लेकिन हमने पता है क्या किया, सिर्फ 20,000 में ही परचेस किए थे। कैन आई से दिस कि ये आर्मलेंथ प्राइस पे हुआ है ट्रांजैक्शन, क्या मैं बोलूं ये आर्मलेंथ प्राइस पे, एक्चुअल में 1 लाख के गुड्स थे, मैंने सिर्फ 20,000 में ले लिए, क्या ये आर्मलेंथ प्राइस पे नहीं है ना? होना 1 लाख पे था, 1 लाख पे होना चाहिए था, बट इट इज ओनली एट 20,000। नहीं नहीं मैम ये आर्मलेंथ प्राइस पे नहीं है, एएलपी नो 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 नो। क्या ट्रिगर होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रही है, डायरेक्टली मैं उसको बोलूं कि तू मुझे गुड्स भेज चीपर प्राइस पे, दुनिया को पता चल रहा है, पता चल रहा है ना, मैं उससे डायरेक्टली ले रही हूँ मेरे रिश्तेदार से। तो मेरे दुनिया मेरे लिए कौन है, इनकम टैक्स वाले, इनको तो पता चल रहा है, तो हमने एक दिमाग लगाया। मैंने कहा सुन ऐसे नहीं करते, तू डायरेक्टली सामने मत आ। फिर से यही ए है, ठीक है, ए ने एंटर किया ट्रांजैक्शन किसके साथ, सी के साथ, और ये अनरिलेटेड है। पहले समझना लिखना बाद में, एक ही टाइम पे एक ही चीज फोकस में टाइम दे दूंगी। ए है, ए ने अब ट्रांजैक्शन किया किसके साथ, सी के साथ, और ये कौन, अनरिलेटेड, कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है। अब इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अभी भी पिक्चर में कौन है पता है, बी है। इसने क्या बोला, हम ट्रांजैक्शन तो सी के साथ कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सब्सटेंशियली डिसाइड कौन कर रहा है, ये सब्सटेंशियली टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने वाली पार्टी अभी भी यही है। मतलब तुम सामने नहीं आ रहे हो, पर पीठ पीछे दिमाग किसका चल रहा है, पूरा मास्टरमाइंड कौन है, अभी भी बी है। तो मतलब पहले हम सामने सामने ही खेल खेलते थे कि ए है, ए डायरेक्टली ट्रांजैक्शन करता था बी के साथ, डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तुमने सोचा यार ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, नहीं, हम छुपा देते हैं बी को, बी सिर्फ डिसीजन लेगा, दिखाएंगे ऐसे कि हम तो अनरिलेटेड पार्टी से सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा बॉस, इसे हम क्या मान लेंगे, लो मान लिया हमने कि ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही है। मैम सी का क्या होना जरूरी है, सी का रेसिडेंट होना जरूरी है या फिर सी का नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है, कोई भी चलेगा, तुम रेसिडेंट लो नॉन रेसिडेंट लो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मास्टरमाइंड तुम्हारा नॉन रेसिडेंट या कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है, हम तो मान लेंगे कि ये क्या है, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। समझ में आया? तो एक चीज समझ में आई मैम, एक होता है डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, एक क्या होता है डायरेक्ट मेरा ट्रांजैक्शन, और एक होता है मेरा इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन। इनडायरेक्ट तुम छुपा रहे थे कि मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एसोसिएट एसोसिएट खेल रहे हैं, बट बोले ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज डीम्ड टू बी एन एसोसिएट वाला ट्रांजैक्शन, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। आया? तो दैट इज द एक्चुअल डिफरेंस। तो मैम अभी आपने क्या समझाया कि ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल तब होता है व्हेन देयर इज ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट, ठीक है। ट्रांजैक्शन का नेचर चलेगा, सेल परचेज लीज रेंटल कुछ भी चलेगा, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी चलेगा। मैम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन अभी किया डायरेक्ट, और दूसरा क्या किया, स्पेसिफाइड। अभी तक के कीवर्ड सिर्फ 1 मिनट के अंदर लिखो, राम कीवर्ड्स लिखो 1 मिनट के अंदर। मैम आपने अभी बोला कि अभी 2 ही किया, मैं वही देख रहा था, डायरेक्ट और स्पेसिफाइड बोला आपने, लेकिन डायरेक्ट तो डील किया ना अपन, स्पेसिफाइड तो होल्ड। स्पेसिफाइड शायद बोलते होगा, डीम्ड एंड डायरेक्ट।
सिर्फ कीवर्ड्स लिखो जितना अपना ने किया है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 1 minute. मैम वैसे ये कीवर्ड्स बुक में ही हाईलाइट करने हैं ना? जब मैं तुमको टारगेट दूंगी तब, अभी लिखना स्टार्ट करो जल्दी. Have you done in 1 minute? Keep writing. अगर अभी भी बचा है तो keep writing. Now stop. लिखा? जॉट डाउन हुआ कि ये चीजें थी. अब इसी तरह से एवरी टाइम हमने कुछ क्लास में कर लिया है. आई विल गिव यू 3-4-5 मिनट्स के अभी कीवर्ड्स लिखो. इससे क्या होगा, एटलीस्ट इट विल गेट रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन. और आज का टारगेट यही है तुम्हारा, जो क्लास में किया है फिर से रिकॉल करके ऐसे स्क्रैम्बल फॉर्म में ही लिखना है. ठीक है? तो माई टारगेट इज, तुम्हारा खत्म क्या नहीं होना चाहिए, कोर्स खत्म नहीं होना चाहिए, तुम्हारी क्लासेस एक्चुअल में खत्म होनी चाहिए. कि डीपी खत्म हो गया, कम से कम मैम के साथ 50% हो गया, 50 हम एफर्ट्स लगा लेंगे. अंडरस्टूड? चलो अब आगे चले. एंड दोज हु हैव जॉइंड लेट, हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट कर चुके हैं. क्लास स्टार्ट एट 7 अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock. ठीक है? चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग. अब दूसरा क्या लिखा है मैंने तुम्हें क्या बोला था कि देयर शुड बी शेयर हो रही है स्क्रीन? डन? अब मैम अभी तक जो आपने समझा है उसके अकॉर्डिंग ये तो समझ में आ गया कि एसोसिएट एंटरप्राइज होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक नॉन रेसिडेंट होना चाहिए. मैम अब वो एसोसिएट एंटरप्राइज बता दो ना. स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं बताया क्योंकि डिडक्शंस हैं उसमें. आई एम वेटिंग फॉर दैट. ठीक है? तो उसको होल्ड पे हमने लिख के रखा है कि दैट इज ऑन होल्ड. मैम व्हाट इज एसोसिएट एंटरप्राइज? जैसे हमने समझा कि एसोसिएट एंटरप्राइज इज समथिंग दैट हैज इन्फ्लुएंस, जो हम पे इन्फ्लुएंस करता है या फिर हम उस पे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अब समझो, अभी मैं डेफिनेशन वाइज नहीं जा रही, यूं ही समझा रही हूँ. सपोज करो ये एक एंटरप्राइज है. ठीक है? ये एंटरप्राइज ए. पता है एंटरप्राइज ए ने क्या करके रखा है, दिस एंटरप्राइज बी. तो एंटरप्राइज ए होल्ड्स 26% or more voting power, 26% or more voting power of another enterprise. एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का 26% और मोर की वोटिंग पावर रखता है. मैम इससे कैसे एसोसिएट हो गए हम? इससे कैसे हम ऐसा हो गया कि हम उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते? मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम बताओ. सिर्फ 26% तो मैंने होल्ड किया है, थोड़ा सा. 26% की वोटिंग पावर मेरे पास है, उससे क्या हो गया, कैसे एसोसिएट हो गए? गिव मी द रीजन. यस आयुष, यस आकाश.
क्योंकि मैम 75% पे हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। एग्जैक्टली क्योंकि मैम आपको शायद अभी तक नहीं पता, आप लॉ भूल गए हो कि अगर हमारे पास 25% है, ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए चाहिए होता है 75%। अगर मेरे पास 26% है तो मैम बाकी लोगों के पास सिर्फ 74% है, मेरे बिना स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो जब मेरे बिना स्पेशल रिजोल्यूशन दे कैन नॉट पास, एंड स्पेशल रिजोल्यूशन मैम आपको बताएं क्या होता है, लॉ में आपने पढ़ा होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है स्पेशल बिजनेस। ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं होते, ये होते हैं मैम स्पेशल बिजनेस। मेरे बिना जब स्पेशल बिजनेस, मेरे बिना तुम स्पेशल डिसीजन ले नहीं सकते, तो कांट आई से कि आई एम योर एसोसिएट एंटरप्राइज। तो यू गॉट द रीजन फॉर 26%, परसेंटेज का रीजन है 26%। मैम इसका मतलब फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट सिंपल चीज आप बोल रहे हो एसोसिएट एंटरप्राइज। अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में 26% और मोर का वोटिंग पावर रखता है, इसका मतलब उसके बिना स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। यस मैम, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। मैम और थोड़ा सा डिटेल में जाए, जैसा वर्ड टू वर्ड लिखा है, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में सिर्फ 15% रखता है, बट यही एंटरप्राइज ए यहाँ पे क्या करता है, ये ए एंटरप्राइज है, इधर कितना रखता है 15%, यही ए इधर भी क्या रखता है, सपोज करो 20%, ठीक है, इधर 15% होल्ड करता है, इधर 20% होल्ड करता है। तो मैम क्या बताओ, यहाँ पे आपस में ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि इन दोनों का भी कोई कनेक्शन होगा, ये इधर भी कंट्रोल कर रहा है, ये इधर भी कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कोई कनेक्शन बैठा है क्या मैम यहाँ पे? ए 15% होल्ड करता है बी में, ए सी में 20% होल्ड करता है, क्या इन दोनों का मैं कोई कनेक्शन मानूं कि कोई कनेक्शन ए और बी का है ड्यू टू कॉमन होल्डिंग? सोचो, अच्छे से सोचो, यहाँ कुछ भी ऐसा है क्या? यहाँ 15% होल्ड कर लिया, इधर का 20% होल्ड कर लिया इंडिविजुअली, क्या मैं बोलूँ कि आपस में ये दो एंटरप्राइज का भी कोई कनेक्शन है? कॉमन होल्डिंग बोल सकती हूँ क्या यहाँ मैं? एक का सी से भी एसोसिएट नहीं बन रहा। किसी भी केस में नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा समझो। यहाँ से सिर्फ 15%, क्या ये एसोसिएट एंटरप्राइज है? नहीं, हमारी यहाँ पे भी कोई चलने वाली नहीं है। मैम यहाँ पे ये रख रहा है कितना 20%, क्या यहाँ पे हम एसोसिएट एंटरप्राइज है? नहीं मैम, यहाँ पे भी नहीं चलने वाली। पर मैम इसकी जगह ऐसा हो जाए, यहाँ पे 30% होल्ड करता है बी में, यहाँ पे 40% होल्ड करता है सी में, ये दोनों भी एसोसिएट है, ये दोनों भी एसोसिएट है, तो आपस में ये दोनों भी एसोसिएट हुए ना ड्यू टू कॉमन होल्डिंग। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या हो गए, ये दोनों भी एसोसिएट हो गए, वाई? ड्यू टू कॉमन होल्डिंग। तो आप क्या क्यों बताइए, ये हो गया डायरेक्ट होल्डिंग, और ये क्या हो गया मैम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली when you have a control on other enterprise, it means it is an associate enterprise, and you will find these two words, directly, indirectly. One enterprise hold 26% or more of the voting power of another enterprise, that is associate enterprise. अब इन वर्ड्स को एक बार पढ़ भी लेते हैं अपन। सबसे पहले मैम अभी तक जो आप पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, वो कहाँ तक था? देखो, ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट। क्या यहाँ पे वो आपने लिख दिया दो नॉन रेसिडेंट हुए, दो रेसिडेंट हुए, तो क्या होगा? ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, जो हमने वहां समझ लिया, अभी के लिए स्पेसिफाइड छोड़ के रखा है हमने। फिर मैम वो डीम्ड वो बताया था भी, देखो एक एंटरप्राइज का ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ है, वो अनरिलेटेड पार्टी रेसिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सब्सटेंशियली जितनी भी कंडीशन है कौन डिसाइड करता है? मेरा दूसरा एसोसिएट एंटरप्राइज। तो मैम वही तो हो गया ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो अभी अपन ने समझा था। फिर इसके बाद मैम आते हैं, आप अभी कुछ बोल रहे थे ना एसोसिएट एंटरप्राइज कौन होते हैं, तो वही समझा रहे थे आप कि जब नॉट लेस देन 26% की वोटिंग पावर, नॉट लेस देन, कम से कम 26 तो चाहिए, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट,
एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, वोटिंग पावर अगर रखता है, ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट कैसे, इधर भी 26% से ज्यादा, इधर भी 26% से ज्यादा, ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। आया समझ में? तो ये क्या हो गई हमारी एसोसिएट। तो ये पहली चीज हुई। मैम इंस्टीट्यूट कैसे देगा इसको? अब बात आती है हाउ विल इंस्टीट्यूट गिव दिस। ये पीडीएफ मैं तुमको दे दूंगी, ये वाला ट्रांसफर प्राइसिंग का। मैम इंस्टीट्यूट ऐसे देगा, A is associate enterprise, A holds 30% of B, बस दे दिया। A क्या करता है, B का 30% होल्ड करता है। B इज अ यूएसए वाली कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, एग्जैक्ट यही लाइन मिलेगी। A holds 30% वोटिंग शेयर इन B and B is इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, कहीं पे भी। तो समझ जाना 30% मतलब वोटिंग पावर। बता दिया कि बी कहाँ पे है, यूएसए में, मतलब दैट इज अ नॉन रेसिडेंट। तो उससे तुम्हें समझ में आएगा ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एटलीस्ट वन इज नॉन रेसिडेंट, यस इट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। आया? तो यही तुम्हें लाइन मिलेगी क्वेश्चन में। क्यों फोकस करा रही हूँ क्वेश्चन में लाइन मिलेगी, क्योंकि जब मैं 1.5 घंटा तुमको दूंगी तुम्हें समझ में आएगा ना, हाँ हाँ ये सारी चीजें वैसी ही लिखी हुई है। ठीक, अब इसके अलावा क्या हो सकता है मैम? इसके अलावा वो बोलेंगे ए इज सब्सिडरी ऑफ बी। क्या बोल दिया? ए इज सब्सिडरी ऑफ बी। ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन देने का। मैम सब्सिडरी को क्यों? तुम ही सोचो ना, सब्सिडरी कितने परसेंटेज पे बनता है? 51। तो व्हेन ए इज सब्सिडरी ऑफ बी हो गया ना ये एसोसिएट एंटरप्राइज, और सब्सिडरी कहाँ है? जर्मन में। तो क्या हो गया देने का तरीका? आइदर दे विल गिव डायरेक्टली परसेंटेज, और सेकंड दे विल गिव कि ये क्या है तुम्हारा, सब्सिडरी है। तो ये दो तरीके हैं इस वाले पॉइंट का क्वेश्चन देने के। तो यू शुड राइट डाउन दिस थिंग कि दो तरीके क्या है, आइदर डायरेक्टली परसेंटेज और यूजेज ऑफ वर्ड सब्सिडरी। डन। अब मैं आती हूँ सेकेंड पॉइंट पे। स्क्रीन शेयर्ड है ना? अब सेकेंड पॉइंट बोलता है अगर एक एसोसिएट एंटरप्राइज, ध्यान से, एक एसोसिएट एंटरप्राइज दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन देती है। एक एसोसिएट एंटरप्राइज दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दे रही है। अब लोन कितना दे रही है? सपोज यहाँ पे एसोसिएट एंटरप्राइज 1 ने एसोसिएट एंटरप्राइज 2 को लोन दिया। लोन इतना दिया कि उसकी ओवरऑल टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट जितनी थी, ओवरऑल टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट जितनी थी, उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 51% का हमने लोन दिया। तुम्हारी बुक्स में जितनी असेट है ना, 51% से ज्यादा तो मेरा पैसा लगा है उसके ऊपर। आर यू गेटिंग द एक्चुअल लैंग्वेज? कि बुक वैल्यू की बात कर रहा है वो, मेरी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे चीजें आई हुई है। वो बोल रहा है तेरी बैलेंस शीट में कितनी असेट है? 100 करोड़ की। तुम्हें पता है 51 करोड़ का लोन तो मैंने ही देके रखा है। तो क्या मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ उस पर्सन को? बिल्कुल करूंगी कि भाई तेरे को मैंने ही पैसा दिया आधे से ज्यादा, मैं बोल रही हूँ मुझे 10,000 रुपए में ये असेट चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मेरा पैसा वापस कर। तो दैट इज एन इन्फ्लुएंशियल पावर। अब इंस्टीट्यूट इसमें कैसे खेलता है? राम, आर यू लिसनिंग? तो एक एसोसिएट एंटरप्राइज जब लोन देती है दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज को बुक वैल्यू पे, अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा? इंस्टीट्यूट साथ में तुमको देगा क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू इज दिस। मेरे को मार्केट वैल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट देगा तुमको क्वेश्चन में कि मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू तो 320 करोड़ है लेकिन मार्केट वैल्यू 500 करोड़ है। इग्नोर, यहाँ पे बोला है बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू। दूसरी चीज मैम, ये जो एसोसिएट एंटरप्राइज का नेचर है ना, ये देखते हैं हम ओवरऑल पूरा एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर।
ड्यूरिंग द ईयर कभी भी ऐसा हुआ हो, कभी भी, मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हो इतना, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी ऐसा हुआ, मैंने इसको लोन दिया ग्रेटर देन 51%, ठीक है, ग्रेटर देन 51% मैंने क्या दिया, लोन दिया, और इसने पता है क्या कर दिया, मुझे रिटर्न कर दिया, 2 दिन के अंदर ही वापस कर दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। चलो, तो यहाँ पे देखो, समझो, एक होता है मार्केट वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि मैम मैंने उसको 51% से ज्यादा लोन दिया था, बट पता है 2 डेज के अंदर उसने मुझे वापस कर दिया। वो बोलते हैं एक दिन भी ऐसा हुआ ना कि ग्रेटर देन 51% लोन है, तो इन दैट केस ये एसोसिएट है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। उस पर्टिकुलर ईयर के लिए ये आपकी एसोसिएट हो गई। अब पता है इंस्टीट्यूट के क्या नाटक है इसके अंदर, सेम वो बोलेंगे कि उसने क्या किया, 2 दिन के अंदर वापस कर दिया, पूरा लोन स्क्वायर ऑफ हो चुका है, कोई मतलब नहीं हमको उस ईयर के लिए आप एसोसिएट हो, इवन दो स्क्वायर ऑफ हो चुका है, और ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा मेरी क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, ठीक है मैम। और क्या हो सकता है इसके अलावा, इस वाले सेक्शन में सिर्फ यही 2 चीजें। और मैम कैसे हो सकते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज, एक एसोसिएट एंटरप्राइज अगर दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन नहीं दे रही, गारंटी दे रही है, और गारंटी पता है कितने की दे रही है, इसकी जितनी भी टोटल बोरोविंग है, जितनी भी तुम्हारी क्या है टोटल बोरोविंग है, उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। तुमने जितनी बोरोइंग की ना उसका 10% या उससे ज्यादा मैं गारंटी लेती हूँ, मैंने गारंटी ली है, अगर मेरी गारंटी हट गई ना तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी तो तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना उस पर। मैम अभी तक आपने कितने इन्फ्लुएंस बताया, परसेंटेज वाइज क्या बताया, कुछ तो 26% बताया, कुछ तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 51% बताया, और कुछ आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 10% बताया। मैम ये परसेंटेज ही याद रखना है, एग्जैक्टली 10% गारंटी का है, 51% लोन का है। लोन में तो मार्केट वैल्यू का इंपॉर्टेंट है ना, बुक वैल्यू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। उसने रिटर्न कर दिया, फिर तो तुम एसोसिएट नहीं हो, उसने नहीं रिटर्न। मैम एनी टाइम ये तो जरूरत है। और 25% अगर तुमने वोटिंग पावर लेके रखा है तो तब जाके तुम एसोसिएट बनते हो। 26 और वो 26%। मैम वो कुछ तो था कि हाँ, जो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग बोरोविंग है उसका 10% अगर गारंटी दिया है तो 10%। हाँ ठीक है, ऐसा 10% कुछ और मोर। नहीं है मैम, आउटस्टैंडिंग सेंशन ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ बोला है ओवरऑल टोटल बोरोविंग का 10% देखना है, कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं कुछ सेंशन नहीं। मतलब इंस्टीट्यूट कंफ्यूज भी करेगा तो तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए मुझे सारी बोरोविंग लेनी है, पेंशन देखना नहीं, आउटस्टैंडिंग देखना नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब चीजें वो करते हैं। अंडरस्टूड? तो 3 हो गए मैम। और क्या हो सकता है, अब समझो, बहुत सिंपल सी चीज है। पता है मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका 100% नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट किससे ले रही हूँ मैं, तुमसे ले रही हूँ। 100% नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट तुमसे आ रहा है, तो 101% तुम तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो मुझ पे। तो 4th क्या हो गया, व्हेन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट के लिए 100% यू डिपेंड ऑन डिजाइन ऑफ एन अनदर एंटरप्राइज, वो तुम्हारी क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। 4 चीजें समझ में, 10%
26%, 51%, फिर आगे 100% पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो सकता है। ये अच्छा वाला पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसमें जनरली स्टूडेंट वो एंड वाले पॉइंट को इग्नोर कर देते, वो ध्यान ही नहीं देते कि उसमें एंड लिखा हुआ है। अब पॉइंट नंबर 4, एक एसोसिएट एंटरप्राइज दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। One associate enterprise completes the raw material requirement of another enterprise. मैम कितना रॉ मटेरियल दे रहे हैं हम दूसरे को? ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। अभी खत्म नहीं हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। स्टूडेंट इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे उन्होंने कुछ और भी लिखा है, एंड प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंटरप्राइज। मैम क्या बोलना चाह रहे हो? मैं बोलना चाह रही हूँ ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर मैं किसी को 90% या उससे ज्यादा के रॉ मटेरियल देती हूँ एंड मेरा प्राइस क्या है, दूसरा एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस करता है, दोनों ही केस में दोनों चीजें होनी चाहिए। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा मुझे कि मैं 90% रॉ मटेरियल तुमको दे रही हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी मुझे इतने प्राइस पे देना है। तो दोनों चीजें अगर होती है तो एसोसिएट है। इसका मतलब मैम थोड़ा डिटेल में जाएं। अब जाते हैं केस नंबर 1। मैम ए एंटरप्राइज बी एंटरप्राइज को ग्रेटर देन इक्वल टू 90% रॉ मटेरियल दे रहा है, डन। लेकिन पता है दोनों ने अच्छे से मिल बैठ के क्या किया, प्राइस डिसाइड किया, म्यूचुअल डिसीजन हुआ है प्राइस का। प्राइस क्या हुआ है? म्यूचुअली डिसाइड। आपस में बैठे, तू बताना कितना प्राइस दूं, तू बता कितना लेगा, मतलब अच्छे से म्यूचुअली डिसाइड हुआ है। तो ये कहाँ की एसोसिएट एंटरप्राइज, कोई इन्फ्लुएंस आया क्या? तो मैम क्या आप ये बोलना चाह रहे हो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई? हाँ, इन्फ्लुएंस नहीं आया। तो मैम क्या ये एसोसिएट एंटरप्राइज है? नो। क्या ये बात समझ में आई? मैम दूसरे पे जाते हैं, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 है मैम एक एसोसिएट एंटरप्राइज दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज का ग्रेटर देन नहीं लेस देन 90% रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट दे रहा है। 90 नहीं है मैम, लेस देन 90% है, प्लस प्राइस इन्फ्लुएंस कर रहा है। 90% से तो कम है, बट प्राइस क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। मैम प्राइस इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, पर मैम ये तो 90% नहीं है, दूसरी नहीं हुई। तो क्या मैम अब ये एसोसिएट एंटरप्राइज है? और तीसरे पे जाते हैं मैम। मैम ए क्या करता है, बी को ग्रेटर देन इक्वल टू 90% का रॉ मटेरियल भी दे रहा है, प्लस प्राइस भी क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब बोलो क्या अब ये दोनों मैम एसोसिएट एंटरप्राइज हुए? हाँ। तो ये भी क्वेश्चन कहाँ पे है, तुमको क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन ये जहाँ पे वो 90% से ज्यादा रॉ मटेरियल दे रहा है, लेकिन लिखेंगे यही वर्ड, प्राइस हैज बीन म्यूचुअली डिसाइडेड बाय जर्मन कंपनी एंड इंडियन कंपनी, क्योंकि वो जर्मन कंपनी वहां लिखा है इसलिए बोल रही हूँ। तो प्राइस इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय जर्मन कंपनी एंड इंडियन कंपनी। अगर गलती से भी सिर्फ 90% पे फोकस करके एसोसिएट बना दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग करके आओगे, क्योंकि वहां तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल ही नहीं था। और दूसरा ये, अंडरस्टूड है? अब मैम ये सारी चीजें कहाँ है, अब एक बार फिर से, एक था आपका 10% वाला कुछ था, एक 26% था, एक 51% पे कोई चीजें थी, एक 90% पे, और एक ये हो गया 100%। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू राइट ऑल दिस थिंग। आई एम स्टार्टिंग द टाइमर नाउ। You have 2 minutes to write keywords. Okay.
मैम एक छोटा सा डाउट था। पूछो। जो आपने लास्ट वाला पॉइंट बताया था कि 90% और मोर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में मतलब कैसा एक डायग्राम से समझा दो कि किसने किसको सप्लाई किया 90% और प्राइस जैसे कौन मैं इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे मैं हूँ, मैं तुमको हाँ दे जी, रही 90% और ज्यादा का रॉ मटेरियल मैं तुमको दे रही हूँ। ठीक है। अब मैं 90% से ज्यादा दे रही हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, नहीं नहीं मैं मेरे हिसाब से दूंगी। तुम भी तो ये बोल सकते हो कि मैं तेरा 90% से ज्यादा खरीद रहा हूँ तो मेरा प्राइस ये होना चाहिए। मतलब कोई भी एक एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस करने पे आ रही है। अब दोनों ही एक दूसरे को कर सकते हैं ना। यहाँ पे तुम बोलोगे कि मैं खरीद रहा हूँ 90%, तुम्हारे पास तो 90% रॉ मटेरियल मेरे पास आता है, तुम मुझे 10,000 पे नहीं 5,000 पे दो। मतलब कोई एक पार्टी इन्फ्लुएंस करेगी, अदर एंटरप्राइज मतलब कोई भी एक पार्टी यहाँ पे। अदर का मतलब ये नहीं सामने वाली, अदर का मतलब कोई भी एक आ गई मैदान में कि मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ क्योंकि मैं बेच रही हूँ या फिर मैं खरीद रही हूँ 90% तेरा, समझे? बट मैम ये तो कहीं ना कहीं भी रहेगा नहीं कि मान लो अगर मैं किसी से भी मतलब अगर अपना इतना ज्यादा मटेरियल खरीद रहा हूँ 90% से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं इसमें प्राइस इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही नहीं। देखो अगर मैं प्राइस नॉर्मली भी इन्फ्लुएंस, खरीदता हूँ तो। देखो जनरली अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज की, हाँ जी, ऑब्वियसली देयर वुड बी अ एग्रीमेंट कि अगर आगे कभी इन्फ्लेशन हुआ, एस्केलेशन क्लेम सब डले रहेंगे। बट ओके, व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स वो तो हर तरफ फैला के बैठे ना कि अगर अगर ऐसा 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 हुआ तो बस ऐसा। ठीक है। तो इसमें और जो आपने वो वाला पॉइंट बोला था कि एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वो सब पॉइंट्स के लिए जितने हाँ अपने पॉइंट्स ओवरऑल हर किसी के लिए। ओवरऑल एसोसिएट, एक बार भी ऐसा कुछ हो गया ना तो बस तुम एसोसिएट एंटरप्राइज हो। ठीक है। ठीक है, हैं? तो कहना है से कि आज का एटलीस्ट तुम 5 मिनट्स के अंदर कीवर्ड के थ्रू तो रिकॉल कर पाओगे। तो वही हमको टारगेट रखना है। जितना मैंने कराया, तुम्हें अगर अभी 5 मिनट्स लग रहे हैं, मैं तुम्हें फिर 15 मिनट का टारगेट दे रही हूँ। एक बार दिन में कभी भी फ्री बैठे हो, डीटी को इतना ही टाइम दो मेरे साथ, 15 मिनट बैठ के लिख लेना। बिना देखे लिखना इज मैंडेटरी। अगर चाहते हो ना, यहाँ पे 1.5 दिन मैं लिटरली बता रही हूँ तुमको, एक वीडियो भी शेयर कर दूंगी जो लोग सारे सीए बन चुके पिछले अटेम्प्ट के। ये जो नवंबर वाला गया था ना, उस रिजल्ट में मेरी क्लास में तो 15 स्टूडेंट थे, 13 एक्चुअली बिकम सीए। और इसलिए नहीं कि मैंने पढ़ाया कुछ, जस्ट हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे। और डीटी में मैं ये नहीं बोलती कि एग्जामिशन थी उधर, क्योंकि उस वक्त का डीटी का सबसे टफ पेपर था। आईडीटी में एग्जामिशन थी नो डाउट, बट डीटी का पेपर टफ था और हाईएस्ट वाज 55 समथिंग, क्योंकि वो सबसे पेपर था। और वो स्टूडेंट बोल रहे थे हमको देना ही नहीं है पेपर क्योंकि मैम डीटी गया है, हम फेल हैं, हम देख के क्या करेंगे। आई वाज लाइक अगर नहीं दिया तो पछताओगे। और एक्चुअल में अगर वो नहीं देते ना तो आज वो प्रीफिक्स ना हो चुका होता, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको बोलते हैं ना, चला जाता। तो जस्ट दिस अप्रोच, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को भरते जाओ। और ये कितनी बार तुम बताओ ना, 2 घंटे के लेक्चर को अगर तुम 5 मिनट में रिकॉल कर पा रहे हो तो सक्सेस हो गई। इतना तो हो गया कि 5 मिनट में हम भर पा रहे हैं। टाइम टू टाइम ऐसा टाइम आएगा ये पूरा ये ट्रांसफर प्राइसिंग मैं तुम्हारा इतना करवा दूंगी कि 25 मिनट्स में यू वुड बी एबल टू राइट एंड रिकॉल ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर 1.5 डेज। ठीक है, चलो आगे एडजस्टमेंट शीट वगैरह क्या होती है वो सब मैं बताऊंगी कि कैसे डीटी के प्रोविजंस के साथ ही हमारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं। तो वो टाइम टू टाइम देखेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं। ठीक है, चलो ओके, अगेन टुमारो आई विल बी शेयरिंग द लिंक। ठीक है, तो फिर से ज्वाइन होते हैं। अभी कोई डाउट वगैरह है तो यू कैन आस्क, कुछ भी जीवन में दुख सुख है तो बता दो। दुख तो एक ही है, वो क्लियर हो जाए फिर कुछ नहीं है। पर पता है उसके बाद नया दुख चालू होगा, जब क्लियर हो जाओगे तब पता चलेगा। ये नहीं हो रहा तब तक दुख ही दुख है। अभी होने तो दो। ऐसे स्टूडेंट भी सीए क्लियर होने के बाद बोल रहे मैम वर्क लाइफ ऐसी होती है। मैंने कहा सीए में हो तो सब ऐसा ही होता है, पहले पढ़ने के लिए बैठे रहो फिर काम करने के लिए बैठे रहो। तुम तो टीचिंग लाइन में जाओगे तो सुख है। अगर बट वो वर्क लाइफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर लिया, जॉब करके छोड़ दिया। आई वाज इन बिग फोर, डिलॉयट यूएसआई में थी, करके Yes. छोड़ दिया मैंने। सारे इसलिए छोड़ दिया कि बहुत हॉरिबल वर्क कल्चर है वहां पे। एंड आई वाज इन डिलॉयट यूएसआई, तो वहां तो लाइक यूएसए में भी अगर इतना है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में आओगे तब क्या होगा? वहां तो बहुत ही गंदा। यूएसआई में बस ये डिफरेंस है कि डर्टीनेस नहीं है, मतलब यू फॉलो यूएसए वाले थोड़े नॉर्म्स हैं, तो लिटिल बिट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस है, बट स्टिल स्ट्रेस बहुत था। आई लेफ्ट।
कोई नहीं, अभी तो सिर्फ ये फोकस करो कि ये क्लियर हो जाए, फिर नए Yeah. चैप पे तो आते ही रहेंगे। Yes, ma'am. ठीक है, चलो मिले कल फिर। ओके, बाय बाय। Thank you, ma'am.